हम ये करेंगे, समझ गए जी। अपना उनका खुद का कुछ नहीं होता है, दूसरों को देख के पता चलता है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। मैं यहाँ तुम्हें ना थोड़े से भी बेसिक एजुकेशन बता रहा हूँ। बेसिक एजुकेशन का मतलब है कि अपने आप को खुद देख लेना कि हम कहाँ हैं, और उसके बाद फिर हायर क्वालिफिकेशन, और उसके बाद फिर उससे भी हायर क्वालिफिकेशन। 3 भागों में ये डिवाइड कर देंगे आज हम, और 3 भाग में तुम्हें कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले जो है एक फ्यूचर का एक पॉइंट समझो। ये है तुम्हारा फ्यूचर, यही है, इस टाइम तुम यही हो, ठीक है जी। अब इस फ्यूचर को तुम कैसे कैसे चला सकते हो, तो तुम्हारे पास चलाने के लिए लोग चारों दिशाओं में सब में चलाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास सही तरीके से सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं फ्यूचर को चलाने के अपने। कैसे चले तरीके, इसे कहते हैं हम वर्टिकल। या तो अपना फ्यूचर तुम वर्टिकल चला सकते हो, पूरे को पूरे एजुकेशन वर्टिकल चला सकते हो। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल का मतलब ये नहीं कि ये ऊपर है, मतलब हर कोई आगे नहीं बढ़ता, पीछे भी चले जाते हैं लोग, या दाएं नहीं जाते बाएं भी जा सकते हैं। तो या तो तुम हॉरिजॉन्टल जा सकते हो या वर्टिकल जा सकते हो। वर्टिकल का मतलब पीछे तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, जो कि पता चला कि उन्होंने BSc MSc कर लिया और उसके बाद पीछे को आ रहे हैं कि यार हम ये करें, तो वो तो पीछे को बैकग्राउंड हो गया तुम्हारा। लेकिन बैक कोई जाता, रिवर्स में कोई जाता नहीं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल 2 तरीके से तुम अपनी ग्रोथ करोगे एजुकेशन में इंटर के बाद, ठीक है। इंटर के बाद तुम 2 तरीके से करोगे, ध्यान से देखते रहना, कॉपी पेन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में सोचते रहना। मैं तुम्हें दोनों तरीके बताता हूँ कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है। हर एक स्ट्रीम मतलब ये तुम्हारे पास साइंस आर्ट कॉमर्स जो है, हर एक स्ट्रीम के बाद में तुम्हारे पास यही होगा कि तुम अपनी एजुकेशन को हॉरिजॉन्टल भी चला सकते हो या वर्टिकल भी चला सकते हो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, हमेशा हमेशा दोनों ऑप्शन रहेंगे, लास्ट टाइम तक भी, मतलब बुढ़ापे तक भी तुम्हारे पास हमेशा 2 ऑप्शन हमेशा रहते हैं, हर किसी के पास ही रहते हैं कि ऑप्शन पर ऑप्शन 2 नहीं, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सिलेक्ट कौन से करते हैं हम, वो चीज़ है। अब देखो यहाँ से हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड है, ज़्यादा कोई बड़े भाग है नहीं इसमें, 3 भागों में डिवाइड है, और वो भाग सबको पता है। सबसे पहले हम साइंस की ही बात कर लेते हैं। साइंस, आर्ट और कॉमर्स, चलो जी। साइंस, आर्ट और कॉमर्स। अब सबको पता है कि तुम लोग तो यही हो, वो तो तुम हो ही नहीं, ठीक है जी। तो अभी आर्ट और कॉमर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम तो, क्योंकि साइंस ही अपना आप में इतना बड़ा है, आर्ट वाले की बात हम बाद में करेंगे, पहले साइंस की बात कर लेते हैं। अब देखो उधर क्या हो गया, तो जी साइंस में 10th है। अच्छा होगा कि तुम इसे यहीं लिखो, 10th है। 10th के बाद में 12th है। कितनी नई बात पता चली है तुम्हें ना, आपसे पहले पता नहीं होगा। तो 10th के बाद 12th आता है, कितनी अच्छी बात है। तो अब नई बात तो है ही, क्योंकि हमने 11th का कोई जिक्र नहीं किया, उसकी कोई खास वैल्यू है भी नहीं, क्योंकि 11th से कोई जॉब निकलती नहीं है। हाँ जी। अब ये जो है ना, ये 12th जो है ना, 12th यार, अभी मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का जिक्र कर रहा था यहाँ से। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रहता, तुम लोग तो वैसे भी वो, तुम्हें तो कुछ भी बता दो सब हाँ करते रहते हैं। दरअसल वर्टिकल का मतलब नीचे की साइड नहीं होता, वर्टिकल का मतलब हम ऊपर ही चलते हैं, तो दरअसल हमें ऊपर चलना था। 10th के बाद में 12th, यहाँ स्टैंड करते हो तुम लोग 12th। अब 12th के बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, मतलब तुम इससे आगे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि तुम क्या कर सकते हो। तो आप देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि वर्टिकल में तुम अब BSc कर सकते हो, जिस पे PCM है वो PCM, जिस पे PCB है वो PCB। BSc के बाद में तुम MSc की साइड जा सकते हो। MSc के बाद में तुम्हारे पास नेट है, नीट नहीं है, नेट। फिर उसके बाद PhD है, फिर उसके बाद प्रोफेसर है।
प्रोफेसर। यहाँ आके सुनो सर, यहाँ आके अब तुम आगे कुछ कोशिश करोगे नहीं, क्योंकि लगभग कोई ये कि यार कोशिश क्यों नहीं कर सकते, आगे कोई रिसर्च वर्क है। अभी हम साइंटिस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, किसी भी रिसर्च विभाग में जा सकते हैं, या नासा है, इसरो है, वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि नासा, इसरो या जो भी चीज़ है, यहाँ तक जाते जाते तुम्हारा नाश तो पहले से हो चुका होता है, तो वैसे भी जान बचती नहीं है तुम्हारे अंदर के, कुछ तुम्हारे अंदर कुछ बचा हो, कुछ चिंगारी उंगारी सारी बुझ चुकी होती हैं, कुछ नहीं बचा होता है। तो शायद ही कोई लाखों में कोई एक आध आदमी होता है जो कि थोड़ा बहुत पनप पाता है, वरना प्रोफेसर बन गए, 1.5-2 लाख रुपए इनकम चल रही है, किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होता है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत उसे होती नहीं है। किसी का पहले से कोई मन में उद्देश्य होता है, या कोई अपने दिमाग में कोई उद्देश्य बनाए रखा होता है कि मुझे इस चीज़ में वर्क करना था, वो तो बेचारे आगे तक करते रहते हैं, बुढ़ापे तक भी। वरना अगर जो तुम नॉर्मली बात करो तो 17-18 साल तुम्हारा ये उम्र तुम्हारी यहाँ हो जाती है, 21-22 में यहाँ पहुँच जाते हो, लगभग 24-25 यहाँ हो जाते हैं, नेट निकालने में 3-4 साल लग जाते हैं, ठीक है जी। तो 30 साल हो जाते हैं, 5 साल तुम्हारे PhD में हो जाते हैं, 35 साल। उसके बाद जब प्रोफेसर की जॉब करते हो तो 40 साल में जाकर तुम्हें जॉब मिलती है। ये सारी ग्रोथ, जिसे जो भी पूछना है, मुड़ो मत, समझ गए, वो जिसे जो भी पूछना है वो अभी बाद में पूछ लेना। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, पहले उससे देख लो। इतना बार बार एक ही चीज़ के लिए गला फाड़ने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा नहीं, क्योंकि अपने आप में इतने सारा एजुकेशन है कि आज सोचो एक दिन अगर जो लगातार बताया जाए ना तो भी कम पड़ जाता है, ठीक है जी। तो फिलहाल ये तुम्हारा ग्रोथ है, ऐसा तुम चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं ना यार, ये तो अभी हमारे वर्टिकल चला था, अब हम हॉरिजॉन्टल में क्या कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब कि इंटर करने के साथ साथ, मतलब हम ये भी कर सकते हैं साथ में, हॉरिजॉन्टल में क्या कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास सबको ही पता है कि क्या कर सकते हो भाई। राम सिंह का अपना कोचिंग सेंटर तो है, जिंदाबाद। राम सिंह जरूरी नहीं है, अपना स्टैनो की बात कर रहा हूं मैं, स्टैनो उधर, स्टैनो क्लर्क उधर, क्लर्क। और एक और बात है, समूह ऐसे लिखो, इतने सारे ऐसे जॉब के कहाँ तक नाम लिखेंगे हम, समूह D और C की जॉब होती है, ये D और C की, समझ गए। D और C का मतलब तुम ऐसे मान के चलना कि एक में तुम ज़्यादा C और D में समझोगे नहीं। मैं तुम्हें एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारा कॉलेज है, जिस तुम कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, इंटर कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल जो है ना वो A ग्रेड के टीचर हैं, A ग्रेड के उनके पास जो जॉब है वो A ग्रेड की है। उसके बाद बाय प्रिंसिपल हैं जो कि वहाँ के सीनियर टीचर वगैरह होते हैं, तो या जो लेक्चरर होते हैं वो B ग्रेड पर होते हैं, याद रखना B ग्रेड पर होते हैं। और जो LT टीचर होते हैं, LT टीचर का मतलब जो कि तुम्हारे हाई स्कूल लेवल से नीचे नीचे पढ़ाते हैं, हाई स्कूल तक पढ़ाते हैं, तो वो तुम्हारे C ग्रेड में आ जाते हैं, पीछे को जितने भी तुम्हारे 6 तक होते हैं। उसके बाद उसी स्कूल में कोई बाबू जिसे कहते हैं क्लर्क, वो कंप्यूटर के कोई ऐसे काम देखते हैं, या लाइब्रेरी का काम देखते हैं, या स्पोर्ट्स का काम देखते हैं, वो तुम्हारे उस पर D पे पहुँच जाते हैं। और लास्ट में D पे क्लर्क तो आते ही आते हैं D पे, लेकिन साथ में जो वो मतलब जिसे चपड़ासी कहते हैं, प्यून वगैरह, वो भी D में ही जाते हैं। उससे नीचे स्वीपर वगैरह जो होते हैं वो E कैटेगरी में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर D में है। ये सब ये C और D कहीं कहीं डिपार्टमेंट में, SSC में कहीं भी ये 10th बेस पे भी निकलती हैं, 12th पे भी निकलती हैं, दोनों का अलग अलग तरीका होता है। फिर समूह C और D अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, जैसे जैसे जो जिसका राज्य होता है ना वो उस हिसाब से अपना अलग अलग स्टेट के हिसाब से समूह C समूह D की भर्ती निकलती रहती है, वो उस हिसाब से करता रहता है। ये समूह C और D की साथ में ये कंपटीशन। आपको क्या कंपटीशन कैसा भाई, किस चीज़ से कंपटीशन? तो कंपटीशन तुम्हारे पास यहाँ बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो उधर कंपटीशन तुम्हारा एजुकेशन में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा आर्म फोर्स में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा राजस्व में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा PWD वगैरह, कंपटीशन तुम्हारा फॉरेस्ट में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा परिवहन में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा रेलवे में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा IT में हो सकता है, कंपटीशन तुम्हारा पुलिस वगैरह हो सकता है। ये विभाग और भी कुछ विभाग जैसे रह गए होंगे, ये किसी भी स्टेट के पर्टिकुलर विभाग होते हैं जो नॉर्मली आमतौर पर इनमें सब में ये इन कंपटीशन की जॉब निकलती रहती है। इन सब जॉब की खासियत पता है क्या होती है? इन सब की खासियत ये होती है कि ये सब GS बेस पे होते हैं, GS
और अपने ही स्टेट का इतिहास, इस बेस पे ये एग्ज़ाम पूरे के पूरे कंडक्ट कराए जाते हैं। बाकी कोई अलग से इसमें है नहीं, कोई अलग से कुछ टेक्निकल अगर जो जैसे रेलवे में ही एक तो रेलवे की जो नॉर्मल जॉब होती है, लेकिन रेलवे के अंदर ही इसमें तुम्हारी जैसे एयरफोर्स है, एयरफोर्स में बाई और एक्स वाली जॉब होती है, तो किसी किसी में टेक्निकल की जरूरत पड़ती है, उसमें तुम्हारे मैथ ले लेते हैं, बस इतना सा हो जाता है। कहीं कहीं थोड़ा मैथ का पोर्शन डाल देते हैं, या थोड़ा डाक विभाग होता है तो उसमें 25 नंबर का या कुछ 25% तुम्हारा थोड़ा बहुत मैथ डाल देते हैं। वरना सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि इन सब कंपटीशन की खासियत यह है कि जीएस जो जनरल स्टडी होती है तुम्हारे पास, जीके वगैरह, जीएस होता है, और इसके बाद जो है तुम्हारे कंपटीशन थोड़ी बहुत किसी किसी में रीजनिंग दे देते हैं। रीजनिंग अब थोड़ा सा पोर्शन ये जोड़ ले, पहले इंग्लिश दे दिया करते थे 2010 से पहले, अब थोड़ा सा उसके बाद में पैटर्न चेंज कर दिया। 10 के बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि भाई हिंदी भी दे सकते हो, इंग्लिश भी दे सकते हो, कहीं कहीं क्वालिफिकेशन ये पेपर ले लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का। फिर लेकिन इस पेपर को क्वालिफाइड करने का सबसे आसान या सबसे इजी तरीका उस बच्चे के लिए होता है जिसका जीएस मजबूत हो जाता है, समझे, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज, सिर्फ इसी बेस पे एग्जाम में होता है। बाकी ऐसा मान के चलना कि 70% तो तुम्हारा जीएस ही होता है, बाकी उसके बाद वो जो भी ऐड करना चाहे, अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई अपना हिंदी ऐड कर देता है उसमें 25 नंबर की, कोई अपना उत्तराखंडी ऐड कर देता है, जैसे उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का इतिहास, कोई उत्तर प्रदेश में या कोई राजस्थान में, हिमाचल में, जो जिस राज्य में होते हैं वो उस राज्य में अपना इतिहास ऐड कर देते हैं कि कौन से, क्योंकि जिस राज्य के राजस्व की जॉब निकल रही है उसकी पृष्ठभूमि वगैरह उसे पता होनी चाहिए, इसलिए उसे ऐड कर देते हैं, ये होता है। अब ये सारा का सारा क्राइटेरिया तुम्हारा जितना भी है वो तुम यही स्टैंड होकर, मतलब कि इसी जगह पर खड़े होकर इसी चीज़ की तैयारी कर इन सब के फॉर्म डाल सकते हो। सबके क्वालिफिकेशन ये होती है। अगर कोई कहे कि इसमें कोई हायर लेवल या कोई और लेवल होता है, तो हायर लेवल एग्जाम का पैटर्न तो यही होगा, बस क्वालिफिकेशन तुम्हारी बस बीए बीएससी या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ये हो जाता है। अब इसी के साथ साथ अगर जैसे कोई अभी तुम साइंस में हो, ये साइंस है तुम्हारे पास, ये कंपटीशन लाइन में न जाकर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि अभी तुम इस साइड भी आ सकते हो। इस साइड क्या है भाई, इस साइड तुम्हारे पास टेक्निकल लाइन है। टेक्निकल लाइन क्या होती है भाई, टेक्निकल लाइन है तुम्हारे पास आईआईटी, जेई, मैनेजमेंट में जा सकते हो, बीबीए, बीसीए, ये हो सकता है। अलग से सीडीएस जिसे हम एनडीए स्टार्टिंग में जानते हैं, सीडीएस तो इस बेस पर होता है, या आर्मी हवलदार। देखने वालों को थोड़ा हंस रहा होगा, हंसी इसलिए आएगी क्योंकि हवलदार वो सोच रहे होंगे छोटी मोटी पोस्ट होती है, समझ गए, है ना, जैसे हवलदार होते हैं। जब आर्मी के नीचे हवलदार लिखा हुआ होता है ना, तो याद रखना मेजर रैंक का ऑफिसर होता है ये, ठीक है ना जी। इसके अपने पूरे अंडर में पूरा एक जोन आता है। अगर किसी ने टैंगो चार्ली फिल्म देखी हो ना, तो उसमें अजय देवगन का जो पोस्ट होती है, अजय देवगन की, वो हवलदार होती है। अब वो ये मत सोच लेना कि रियलिटी दिखाई है, क्योंकि ऐसा है, उसके अलग अलग पोर्सन में उन्होंने अलग अलग रियलिटी दिखाई थी इस फिल्म में। तो कोई फिल्म है तो उसमें तुम्हें आधार देख कर नहीं सीखना था, उसमें कुछ एजुकेशन वाली चीज़ भी सीखो। तो हवलदार जो है वो एक सीनियर पोस्ट है, बी ग्रेड की पोस्ट होती है, याद रखना। कभी सोचोगे कोई चपड़ासी होगा बेचारा, कोई छोटा मोटा, अच्छी खासी पोस्ट है, ये हो सकता है। और इसी में क्योंकि एनडीए जब तुम क्वालिफाई करोगे तो कैप्टन है, कैप्टन जनरल कर्नल जो भी है तुम्हारे सब इसी से सिलेक्ट हो जाते हैं, ये हो जा सकता है। अब ये तुम्हारी सब टेक्निकल लाइन होती है, जेई नीट वगैरह भी इसी में आ जाता है, ये हो जाता है। अब देखो इधर दो तरीके से तुम्हारे पास ग्रोथ है, दो तरीके से ग्रोथ है, मतलब या तो तुम वर्टिकल जा रहे हो या तुम हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब तुम्हारे पास तुमने क्या है कि कभी भी जब तुम कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कोई भी जॉब हो तुम्हारे पास एक्स वाई, तो होता क्या है, होता यह है ना कि तुम इनमें से सब लेना चाहते हो, समझिए, तुम चाहते हो कि ये जितने भी ये तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास सब हो, और ये तो हो ही हो, साथ में इनमें से भी कोशिश करते हो कि ये भी हो और साथ में ये भी हो। सोचो कहाँ कहाँ तुम टांगे फैलाना चाहते हो, और ऐसी स्थिति में टांगे ना चिरेंगे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति हो जाती। कहीं आगे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, अरे आगे बैठ जाओ। अब सुन लो एक मिनट जरा,
ये तुम्हारे पास कोई खास अभी ये मत सोचना कि सारी ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म हो जाती है, यहाँ ख़त्म नहीं होती है कभी। ये तो अभी शुरुआत है तुम्हारी। ये 12th के बाद में तुम ये सब जो क्लर्क व्लर्क वगैरह हैं, या ये तुम्हारे कंपटीशन में जो तुम ये सब तैयारी कर सकते हो, तो पायलट का वैसा अपनी अपनी एयरलाइंस होती हैं प्राइवेट, बता रहा हूँ मैं इसकी, जब उसने पूछ लिया तो सुन लो। तो अब धत्ती बत्ती दिख गई हो तो इधर भी सुन लो। या जतराज नाती सुबह सुबह जब मैंने एयरफोर्स बोला ना, यहीं सुन लो, एयरफोर्स बोला तो इसमें एक्स और बाई होती हैं। एक्स ग्रेड और बाई ग्रेड की जॉब होती हैं, टेक्निकल और नॉर्मली जो उसके अंदर जो कभी भी तुमने हवाई जहाज उड़ते हुए देखा होगा तो उसमें अंदर जो टीम वर्क कर रही होती है, जो तुम्हें चाय पानी वगैरह पूछती होती है, तो वो एयर होस्टेज हमेशा एयर होस्टेज नहीं होते हैं, उसमें लड़के भी होते हैं। ठीक है जी। तो कभी ये सोचना कि वो जो हमेशा फिल्मों में जाकर तुम देखते रहते हो कि एयर होस्टेज होती हैं, तो एयर होस्टेज का कोर्सेज अलग होते हैं, लेकिन उसमें बॉयज़ भी होते हैं, वो एक्स और बाई टेक्निकल में। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कोई तुमने हवाई जहाज उड़ाया है, एक इसी से संबंधित थोड़ी बात बता देता हूँ। तो ये मत सोचना कि तुमने टिकट ले, एक नॉर्मल आदमी क्या होता है कि भाई इसने जग गया रेलवे स्टेशन की तरह, जैसे उसका पासपोर्ट सब है, उसने टिकट खरीदा या टिकट पहले से बुक कर रखा है, उसने अपना टिकट वेरीफाई करवाया, वो सब बता देता है भाई 8:30 पर तुम्हारी फ्लाइट है, उस जगह से ये लैंड करे, ये तुम्हारी यहाँ से टेक ओवर करेगा। अब टेक ओवर करने के बाद में ये तो तुमने इतना देख लिया, लेकिन जब तक वो उस रनवे पर खड़ा है ना हवाई जहाज, उसमें करीबन 40 से 50 क्रूज मेंबर होते हैं जो कि उसे चेक करते हैं। वो कहते हैं बाई टेक, जो टेक्निकल उसके डिपार्टमेंट होते हैं। अब कोई कहीं कैसे, हर किसी का अपना एक अलग काम है। एक जाएगा वो सिर्फ पहिए ही पहिए देखेगा कि पहिए इसके सही है नहीं है, एक जाएगा स्टीयरिंग देखेगा, एक जाएगा सीट देखेगा, एक शीशे देखेगा, एक हवा देखेगा, एक वो देखेगा। हर किसी का अपना अलग अलग काम है। और वो जो चीज़ चेक करके आएगा, मतलब एक हवाई जहाज जब एक बार आया वहाँ से, एक बार अपना वो उसने जैसे गया और किसी वहाँ से करने के बाद में वापस जब अपनी जगह आकर खड़ा होता है ना, तो उसे सारे के सारे को दोबारा से चेक किया जाता है। ऐसा किया जाता है जैसे कि दोबारा से वो नया है। सारी चीज़ें का बाद दोबारा चेक किया जाता है, कोई बैरिंग टूटा हुआ नहीं, कोई हवा कम है, किसी में ये है कि कोई स्टेयरिंग तेल वेल सारा का सारा सिस्टम। और जो भी व्यक्ति जैसे कोई स्टेयरिंग चेक करेगा तो वो अपने साइन करके आएगा कि मैंने स्टेयरिंग चेक कर लिया, वेरीफाई ठीक है। अगर ऊपर जाकर कहीं भी अंतरिक्ष में उसने टेक ओवर कर लिया है, उसके बाद जब वो कहीं उसमें स्टेयरिंग में जाकर खराबी आई ना, तो जो उस पर केस होता है या जिम्मेदारी बनती है वो उसकी बनती है जिसके उसमें साइन थे। या सोचो कहीं कहीं टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी जिसने वो साइन करे थे कि मैंने चेक कर लिया वो सब सही है, ये होता है। तो उसमें अपनी प्राइवेट एयरलाइंस और गवर्नमेंट एयरलाइंस भी होती हैं जो कि पायलट का कोर्स कराती हैं। 25 से 30 लाख रुपए का इसका मैक्सिमम खर्चा आ जाता है, मतलब मिनिमम खर्चा आता है, लेकिन सैलरी भी उसकी ऐसी लाखों में ही होती है। कभी तुम ये सोचोगे इतना होता है, तो इतने में आता है। 12th के बाद में साइंस बेस पे हो सकता है आर्ट बेस पे हो, लेकिन साइंस बेस पर नॉर्मली इसमें एडमिशन होते हैं। याद रखना, पायलट डायरेक्ट पायलट नहीं बनता है, एडमिशन होते हैं। एडमिशन का मतलब ट्रेनिंग कोर्स होता है ये। अब ज़्यादातर जो एयरलाइंस होती हैं वो कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ से, दरअसल जिसकी अपनी एयरलाइंस है, जैसे इंडियन एयरवेज है, इंडिगो है, एयरलाइंस है, जेटवे है, तो ये एयरजेट है, या अलग अलग देश की अपनी अलग अलग है। तो इन्होंने अपने कॉलेज भी खोल रखे हैं, अपने कॉलेज भी खोल रखे हैं। अब अपने कॉलेज खोल रखे हैं तो साथ में वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई करवाई और साथ में कहते हैं 100% प्लेसमेंट। तो वो अपनी एयरलाइंस में कोई जॉब दे देते हैं थोड़े से सस्ते रेटों पर। लेकिन उसमें क्या होता है कि बाद में कोई भी लड़का है या कोई लड़की जब उसे देखते हैं कि मुझे यहाँ से पैसे कम मिलने, वो कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वो ठीक ठाक हो जाता है उनका। तो ये है। अब जैसे एयरफोर्स होती है ऐसे ही नेवी भी होती है, नाम सुना होगा नेवी। अब नेवी में क्या होता है कि एग्जाम तो कंपटीशन का नॉर्मल यही होता है, लेकिन वो जैसे जैसे तुम नेवी का, तो इसमें 2 तरीके की नेवी होती हैं, 2 तरीके की नेवी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें गूगल पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आज जाके खुद सर्च कर सकते हो कि सारी चीज़ें तुम्हें गूगल पर अवेलेबल है, नहीं है। 2 तरीके की नेवी। एक तो नॉर्मली यात्री को इधर से उधर जहाज, पानी के जहाज से ले जाने के लिए, क्योंकि पानी के जहाज से किसी भी यात्री को ले जाने के लिए या टूर कराने के लिए खर्चा कम आता है। कोई किसी देश में जाना चाहे, हवाई जहाज से जाना चाहेगा, खर्चा ऐसा मान के चलो 50,000 आ रहा है। पानी के जहाज से जाएगा 17-18 हज़ार रुपये खर्चा आता है पर व्यक्ति, टिकट का जितना आता है। क्योंकि जहाज जो होते हैं वो बहुत सारी सवारी एक साथ लेकर पानी में चल सकते हैं, और उसमें जो तेल वेल का खर्चा होता है वो कम ही रहता है, इसलिए पानी के जहाज का खर्चा कम होता है। अब सुनो काम की बात। तो एक तो होते हैं जो नॉर्मल सिविलियन वगैरह को टूर करवाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं एक देश से दूसरे, एक तरीके से यात्री जहाज नेवी वाले। दूसरे होते हैं मर्चेंट जहाज। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। व्यापार का कि हमारे यहाँ तुमने सोचा होगा यार इतना ऑर्डर वहाँ से आ रहा है, पूरे को पूरे ट्रक, पूरी JCB मशीनें, अरे रेल तक पूरी की पूरी आ जाती है, पूरी ट्रेन।
अब वो ट्रेन जो डब्बे आ रहे हैं उसके, वो आएंगे कैसे? तो वो हवाई जहाज में तो आ नहीं सकते, हवाई जहाज तो नॉर्मली गिर जाएगा, अगर जितना वजन ट्रेन को उठाकर हवाई जहाज चलेगा तो वो क्या करते हैं, वो उन्हीं मर्चेंट जहाज, जितने बड़े बड़े अपने जहाज होते हैं, वो सारे के सारे व्यापारी जहाज होते हैं। और तुमने कभी कभी सुना होगा, फिल्में भी देखी होंगी कि व्यापारी लुटेरे, सुना कभी? लुटेरे, तो वो लुटेरे पहले, अरे सुनो इधर, अब से करीबन 100 साल पहले या 200 साल पहले हमारे यहाँ ऊंट से, घोड़ों से सवारी हुआ करती थी। फिल्मों में, नाटकों में, तुमने पुराने नाटकों में देखा होगा। तो उसमें क्या होते थे कि बहुत सारे लोग झुंड बना के चलते थे, डाकू आते थे, लूट के ले जाते थे। हुआ था ऐसा? डाकू आए, लूट के ले गए। अब देखो इधर, क्योंकि अब वो चक्कर तो बचा नहीं है। अब डाकू वाकू का चक्कर तो खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने ऊँटों से, घोड़ों से जाना बंद कर दिया। अब तो आराम से कार से, ट्रेन से जाते हैं या ऊपर ऊपर जाते हैं। अब बेचारे डाकू कैसे भागे पीछे उनके, ठीक है जी, वो तो घोड़ों पे ही है अभी भी। अब वो सिर्फ समुद्र में बचे हैं, समुद्री लुटेरे जो होते हैं। अब वो समुद्र में जाते हैं बचे के, उन्हें पता चला कि भाई उसमें, क्योंकि जो ज़्यादातर जो चीज़ विदेश से इंपोर्ट की जा रही है वो कॉस्टली होगी। अगर वो नॉर्मली हल्की या कोई कम कॉस्टली होती तो हमारे यहाँ ईजिली मिल जाती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, एलईडी टीवी आ रहे हैं, इंपोर्ट करके आ रहे हैं। अब या और बड़ी संख्या में कोई ऐसी विदेशी इंपोर्ट चीज़ें आ रही हैं क्योंकि उनके रेट ज़्यादा है। अब ऐसी चीज़ें लुटती हैं जाके, तो वो लुटेरेपन जो, वो तो चलो अलग की बात रही। बहुत सारी फिल्में तुम्हें देखी, तो नेवी में 2 तरीके के काम होते हैं। अब इन 2 तरीके में भी सुनो उधर, मर्चेंट नेवी में भाई साहब स्कोप बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी सैलरी भी ऐसा मान के चलना कि सैलरी भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से तो मिनिमम पर मंथ स्टार्ट होती है, पर मंथ स्टार्ट होती है। एक है, अगर सुन लो इधर, लेकिन इसका काम भी खतरे वाला ही है, क्योंकि जब तुम मर्चेंट नेवी में जाते हो तो जाहिर सी बात है रिस्क भी ज़्यादा ही है, खतरा भी ज़्यादा ही है, क्योंकि तुम किसी चीज़ की रखवाली करते हुए जा रहे हो और उसमें हमले होने के चांस भी हमेशा रहते हैं। और दूसरी बात, अगर ये नहीं हुआ, कोई लुटेरे न हुआ, कुछ नहीं हुए, तो प्राकृतिक आपदा बहुत है। अभी तक ठीक ठाक था मौसम, अचानक में तूफान आ गया, बचने के चांस बहुत कम है। फिल्में में तेरी देख लगी ऐसी तुमने, कुछ और आ गया, और इतना कुछ भी ना हुआ, प्राकृतिक आपदा नहीं आई, मनुष्य वाली आपदा नहीं आई, तो तुम्हारी खुद की आपदा होती है। अब क्या यार, ये खुद की आपदा क्या है, तो सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब कोई मर्चेंट नेवी वाले, ज़्यादातर मैक्सिमम जितने भी सैनिक वगैरह जितने भी ये वो होते हैं, उन्हें अपनी एक बाल्टी दी जाती है, बाल्टी हाथ में लटकाए घूमते हैं बेचारे, वो बाल्टी दी जाती है। वो करें ऐसा कि जब समुद्री बीच लहरों में जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि वातावरण में वायुमंडल थोड़ा सा कम होता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जितने भी पेट में अंदर की सब चीज़ें ना वो सब बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब समुद्र में सबसे ज़्यादा उल्टी होती हैं, इतनी यहाँ नहीं होती हैं जो नॉर्मल कार में, बस में जा रहे हो, वहाँ इतनी उल्टी होती हैं। अब दिक्कत यह है कि समुद्र के पानी में उल्टी करते नहीं है, उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि भाई लबड़ का पानी है या कुछ ऐसे पानी में उल्टी करने नहीं देते वो। तो फिर क्या करते हैं कि अपनी बाल्टी अपने साथ रखोगे, इसमें उल्टी करोगे, इसमें रहोगे, या एक पर्टिकुलर एरिया बना देते हैं। मैक्सिमम लगभग सबको ही होती हैं, तो वो पल्टी वगैरह जो सब होती हैं ये होते हैं, दवाई ववाइयों से कुछ होता नहीं है, वो सब तुमने हैंडी वैंडी के नियम में सब पढ़ा होगा, कैसे कैसे क्या होते हैं, ये सब है। तो अब सुन लो इधर, किसी ने ये पूछा था राजस्व, समझ गए जी, राजस्व क्या होता है? तो राजस्व का मतलब होता है कि तहसील। अब तहसीलदार को छोड़कर या नायब तहसीलदार को छोड़कर, क्योंकि इनकी जो जॉब निकलती हैं वो ISPCS रैंक की होती हैं, वो अलग है, ठीक है जी, तो उन्हें छोड़कर बाकी नीचे की जो जॉब होती हैं वो सब तुम्हारी राजस्व में जाती हैं। कौन कौन सी? ये तुम्हारे पटवारी हो गए, उससे संबंधित कोई रजिस्ट्रार हो गए, शहर रजिस्ट्रार हो गए, या कुछ और तरीके के जो ऐसी जॉब होती हैं क्लर्क वगैरह की, तहसील से संबंधित, वो सब राजस्व में जाती हैं। PWD ये तुम्हें पता ही है, सब सड़क वगैरह, नहर वहर का, परिवहन का काम इनमें होता है। फोर्स या फॉरेस्ट विभाग में वो सब अभी भी निकल हुई हैं, सब अलग अलग राज्यों में सब इसी तरीके की जॉब निकलती हैं। ITBIT या पुलिस है, ये सब तैयारी उस हिसाब से करते रहते हैं। इसके बताने की कोई खास जरूरत है नहीं, और मेरा उद्देश्य ये बताना है भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटर करने के बाद अगर जो कोई बेकार से बेकार अनजान आदमी भी है ना, तो हर किसी को इन जॉब के बारे में तो पता ही रहता है। मुझे बताना वो है जो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है जी, तो इसे कोई खास बताने का कारण मेरा है नहीं। अब देखो इधर, एक कॉमनली बात सुन लो, कॉमन बात यह है, BSc या BA या BCom अगर जो तुमने कर लिया, ऐसे कहते हैं ग्रेजुएशन या स्नातक, तो उसके बाद एक जॉब और हो जाती है तुम्हारे, और वो सबको ही पता है, IAS, ठीक है जी, ये IAS। अब नाम जितना छोटा सा 3 अक्षरों का है ना, ये काम उतना ही बड़ा है,
9 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, 3 घंटे का हर ज़्यादातर एक पेपर होता है हर किसी का, मतलब 27 घंटे एग्ज़ाम देते हो तुम। 3 पार्ट में डिवाइड होती है एग्ज़ाम की परीक्षा। एक तो होती है प्रारंभिक परीक्षा, एक होती है मुख्य परीक्षा, एक होता है इंटरव्यू। पहला वाला 400 नंबर का, दूसरा 1750 का, और तीसरा जो है वो 275 का। इतने नंबर के तुम्हारे पेपर होते हैं। 2 यहाँ हो जाते हैं, 2 यहाँ हो जाते हैं, और बाकी 7 पेपर तुम्हारे यहाँ होते हैं। कई साल तक ये पेपर चलते रहते हैं। सारा का सारा प्रोसेस इसमें यही होता है कि एक तो जीएस बेस है, ये तो टोटल पेपर ही सारे जीएस बेस होते हैं। शुरू में जीएस आ जाता है, बीच में तुम्हारा एक सब्जेक्ट जो तुम पर्टिकुलरली सिलेक्ट करते हो, इतिहास, नागरिक शास्त्र या फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट, उर्दू भी होगा तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसके एग्जाम होंगे। फिर उससे संबंधित निबंध भी होगा, फिर अलग जनरल स्टडी, फिर एक और पेपर, फिर स्टेप बाय स्टेप पेपर होते रहते हैं। फिर एक हिंदी का पेपर आता है, वो क्वालिफाइड पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, क्वालिफाइड पेपर होता है। इतना सब करने के बाद में फिर तुम्हारा ये फाइनली 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसके बाद जाके इन सारे के सारे पेपरों की मेरिट लगती है, तब जाकर तुम्हारा किसी भी इन 3 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा हाई रैंक वाले जो होते हैं वो आईएएस सिलेक्ट करते हैं, दूसरे वाले जो होते हैं वो आईएफएस सिलेक्ट करते हैं, फॉरेन सर्विस होती है ये, विदेश सचिव वगैरह जैसे बनते हैं, और थर्ड वाले जो होते हैं वो आईपीएस बनते हैं, जिससे कि तुम्हारे डीआईजी वीआईजी वगैरह या किसी भी राज्य के जो ये पुलिस प्रबंधक होते हैं, आईपीएस। ये तीनों का सिलेक्शन, सुनो इधर, जिसकी हाई रैंक है वो चाहे तो ये भी ले सकता है, लेकिन नॉर्मली हर कोई डीएम है या एडीएम यही बनना चाहता है, आईएएस यही है। फॉरेन का तो फॉरेन में लेते हैं, विदेशी राजदूत उस राज्य के, उस देश के, ये उस देश के अलग अलग वो बना देते हैं। और आईपीएस तो तुम्हें पता ही है, जैसे ऐसे सब बनते होते हैं। आईपीएस का मतलब दरोगा वरोगा नहीं होते हैं, हायर रैंक ऑफिसर ही होते हैं पुलिस में ज़्यादातर। जो हाँ, जैसे कैप्टन वगैरह हो गए तुम्हारे, या पूरे के पूरे राज्य के ये डीआईजी हो गए, या डीआईजी या सह डीआईजी, जितने भी तुम्हारे ये सब चलते रहते हैं, ये सारे का सारा आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है। ये अलग प्रोसीजर है। इसके लिए तो ऐसा मान के चलो एक हफ्ते तक आदमी को जो आईएएस के बारे में बताते रहे ना तो कम है, क्योंकि इसके तो एग्जाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो निकल नहीं सकता है, इसे भी इंसान ही निकालते हैं। कभी कोई बाहर से अलग से कोई दूसरे ग्रह से लोग नहीं आते हैं, यहीं के ही होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अब देखो इधर, ये सब हो गया। अब इतना करने के बाद में इसे ही तुम आरट में देखो। अब आरट में क्या होगा, आरट में देखो इधर 10th होगा, 12th होगा। अब बीएससी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, बीए। एमएससी नहीं होगी, एमए। नेट ऐसी होगा, पीएचडी ऐसी होगी, प्रोफेसर बन जाओगे। ये उस सब्जेक्ट में बनोगे जिस सब्जेक्ट में तुमने एमए किया होगा। ये आरट में हो गया। प्रोफेसर बनने के बाद में अब ये सारे काम तुम कर सकते हो आरट से, ये सारे काम कर सकते हो। ये सारे काम तुम नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हो इसमें बीबीए, वरना ये सारे काम जो होते हैं ये तुमसे हट जाते हैं। ये सब साइंस बेस पे होते हैं, ठीक है जी। तो इधर का ऐसा मान के चलना लगभग ना के बराबर कुछ नहीं कर सकते। इसमें से भी एक्स वाली कैटेगरी वाली कर सकते हो, बाई टेक्निकल वाली कोई डिपार्टमेंट वाली जॉब आएंगे किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में मतलब है कि ये मत सोचना कि पुलिस डिपार्टमेंट में या रेलवे में या एयरफोर्स में सिर्फ जीएस के एग्जाम होता है। जीएस का एग्जाम होता है, लेकिन उसमें मैथ की क्वालिफिकेशन अलग से लेते हैं। जैसे रेलवे में अगर जो तुम्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा तुम्हारा, तो उसमें मैथ कंपलसरी होगा, मतलब साइंस होनी जरूरी होगी। तो ये सारी की सारी जॉब ठीक है आरट वालों के लिए खुली हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल जॉब जो है ना वो नहीं है। तो ऑटोमेटिक समझ लेना जितनी सी ये सारी जॉब है उनमें सब में मैथ वाले, अगर जो कोई डिपार्टमेंट में किसी में मांगा गया है जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, तो उसमें आरट वाले अप्लाई नहीं करेंगे। अब सुन लो इधर, यही सारा पार्ट जो है ना वो कॉमर्स वाले कर लेंगे। कॉमर्स वाले, अब कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले 10th करेंगे, 12th करेंगे, क्या करेंगे, बीकॉम, और उसके बाद जो है वो करेंगे एमकॉम, नेट, पीएचडी और प्रोफेसर। ये सारे काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए एक चीज और बढ़ जाती है, वो अकाउंटिंग और कर सकते हैं, और टैक्सेशन वगैरह कर सकते हैं। ये एक अलग से जॉब होती है। अब अकाउंटिंग टैक्सेशन का कहाँ जरूरत पड़ती है, एक तो ये सीए, मैथ वाले भी वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आर्ट वाले नहीं कर सकते। जहाँ सीए, चार्ट एंड अकाउंटेंट का नाम सुना होगा, ये भी सीए एक तरीके से जेईई नीट की बराबर की ही पोस्ट होती है। कभी तुम सोचोगे ये छोटे मोटे होते हैं, एक पूरी कंपनी को एक जैसे मैनेजर हायर करता है ना, पूरी की पूरी उसे देखभाली करता है, ऐसी पूरी की पूरी फैक्ट्री के आर्थिक सिस्टम को, जो उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा, आगे क्या करना होता है, वो एक सीए हैंडल करता है।
तो सीए टैक्सेशन या इसमें अकाउंटिंग का काम बैंकों में हो सकता है या किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। और अब तो जब से जीएसटी आया है हर डिपार्टमेंट में टैक्सेशन का काम बढ़ गया है, क्योंकि हर किसी को अपना 3 महीने 4 महीने में टैक्सेशन या टैक्स वगैरह जमा करना पड़ता है, तो ये काम तो कंपलसरी हो गया। हाँ, तो ये सिर्फ नॉर्मली अगर जो डिप्लोमा चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है तो आर्ट वाले कर लेते हैं, लेकिन इसे जो सामान्य तौर पर करते हैं वो कॉमर्स वाले या साइंस वाले ही करते हैं, देखो। और ये अकाउंटेंसी टैक्सेशन को आर्ट वाले ज़्यादातर इससे दूर ही रहते हैं, इन्हें कोई खास मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैथ ही होता है इसमें। ये सब चीज़ें तुम्हारी हो गई हैं जो कि तुम ये सब कर सकते हो। आर्ट वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब सुनो इधर, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है, अब इससे संबंधित पहली बात तो इसे देख लो। इससे संबंधित अगर जो आप किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, वरना हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। हाँ जी बताइए। आर्ट वाला जो है वो बीकॉम कर सकता है, आर्ट वाला जो है वो बीकॉम नहीं कर सकता। दरअसल अरे सुनो सर, आर्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे, जो आर्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कोई कुछ एक आध सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जो बीकॉम वाले भी ले लेते हैं, आर्ट वाले भी ले लेते हैं। तो उसने भले से उनमें से कोई सब्जेक्ट कॉमन ले रखा होगा, लेकिन आर्ट वाले सामान्यतः बीए ही करते हैं जी। हाई कोर्ट के जज के लिए तुम बीकॉम बीए या बीएससी करोगे, बीए बीकॉम बीएससी करोगे। उसके बाद एक एग्जाम होगा पीसीएस जे का, हाई कोर्ट के जज के लिए। अब पीसीएस जे का एग्जाम जब क्वालिफाई करोगे, इसका प्री होता है और मेंस होता है, कहीं कहीं एक उस पर हो जाता है, लेकिन उन्होंने प्री मेंस होता है। उसे करने के बाद में तुम सरकारी वकील बन जाओगे। सरकारी वकील बतौर तुम 5 साल की प्रैक्टिस दोगे सरकार को, 5 साल मिनिमम सर्विस देने के बाद में तुम सिविल जज बनोगे। सिविल जज मतलब या तो सीजीए कह देते हैं, चीफ जज। अब सीजीए का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, एक सीजीए अपने यहाँ भी होते हैं, जिले में भी होते हैं, मुख्य जजों के जो चीफ जस्टिस होते हैं। तो या तो तुम सिविल जज बनोगे, अपने आसपास की जो जुडिशियल कोर्ट होगी या जिले में होगी यहाँ बनोगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाओगे। यहाँ लगभग 5 से 10 साल तुम सर्विस दोगे। 5 से 10 साल सर्विस देने के बाद में अब कॉलेजियम को तुम्हारा प्रोग्रेस लेटर जाएगा, उनकी मर्जी कि भाई साहब तुम हाई कोर्ट में रेफर करें या ना करें। अब जैसे उन्हें मंजूरी हो जाती है, उसके बाद जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में लगभग 5 से 10 साल सर्विस दोगे। वो तुम्हारे फैसलों को भी डिपेंड करेगा, तुम्हारे उसके ऊपर फ्यूचर को भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारे फैसले पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं उठाया। याद रखना, अरे याद रखना, कोई भी एक जज, कोई नॉर्मली किसी ने जिले में कोई फैसला सुनाया, अगर उसका फैसला जिले तक ही सीमित रह जाता है ना, उस जज के लिए बहुत अच्छी बात होती है। अगर उसके फैसले को कोई हाई कोर्ट में अपील करता है ना, तो जज के ऊपर एक माइनस पॉइंट जाता है कि भाई तुम्हारे फैसले को किसी ने चैलेंज कर दिया है। ऐसे मान के चलना जैसे कि अब इस टाइम हमारे मैच में एम्पायर के साथ साथ तुम्हारा वो क्या गया है, थर्ड एम्पायर तो होता है डीएल, वो डीआरएस का रूल आ गया है। डीआरएस का रूल आ गया है। अब सोचो कि किसी एम्पायर ने आउट दे दिया, किसी खिलाड़ी ने, कैप्टन ने डीआरएस ले लिया और वो नॉट आउट आया, तो उस एम्पायर के लिए कितनी किरकिरी हुई कि ये गलत निर्णय लिया। दूसरी बात, अगली टीम वाला जो होगा, अगली टीम वाला या वही एम्पायर, अगर जो उसने कोई भी सही फैसला भी दिया होगा ना, उस पर उंगली उठेगी, यार हो सकता है गलत हो, फिर तो वो माइनस पॉइंट होता है। वही चीज़ है कि कितनी जल्दी तुम करते हो। तो हाई कोर्ट के जज के बाद में फिर कॉलेजियम को तुम्हारा आपको प्रोग्रेस लेटर जाता है, पूरी फाइल बन के जाती है, इन्होंने इतने दिन में इतने केस देखे, केस देखे, अब देखो क्या करना होता है। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसी हिसाब से फिर उसमें सीनियरिटी लग जाती है कि तुम्हारी कौन सी सन में तुम्हारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उसी हिसाब से अगर तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है तो कभी ना कभी तुम सीजीए भी जरूर बनोगे, चाहे 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए बनो। चीफ जस्टिस भी बनते हैं उसी में, तो वो हर किसी को पता होता है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें पता होता है कि हम इतने साल बाद सीजीए जरूर बनेंगे, हर किसी को पता होता है। तो ये अलग प्रोसेस है। हाँ जी, और किसी का? सीबीआई यहाँ से बनते हैं, इससे IAS IPS सिलेक्ट हो जाता है, वरना कभी कभी IB का अलग से एग्जाम होता है। अरे सुनो इधर, एक होता है वैसे सुनो इधर, ग्रेजुएशन करने के बाद में SSC CGL का एग्जाम होता है।
कॉमन ग्रेजुएशन लेवल का। इससे तुम IB में जा सकते हो, रो में जा सकते हो, CBI जा सकते हो, SI बन सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में B ग्रेड की पोस्ट पे जाओगे, B ग्रेड की। अरे सुनो इधर, हाँ जी क्वेश्चन। अरे जब कोई एक पूछ रहा होता है तो अपनी बात है बाकी रोक लो। अरे बता, वो कोई नहीं, नॉर्मल पुलिस वालों का सिलेक्शन हो जाता है। CID कोई एक बोलेगा तो पता भी चलेगा। अभी इसरो का बता रहा हूँ। हाँ जी, ओए इसरो का, हाँ जी पहले एक सेकंड। अरे ना छुपाना है, कौन बोल रहा है इसके मुंह पे मारना भाई। दीपक जरा जो भी बोल रहा हो जरा ये बता, भगा दो यहाँ से। अब ओए अब जो भी ध्यान रखना जरा, जो भी बोल रहा होता है पीछे से ध्यान रखना। तो जी कोई पूछ रहा था इसरो, क्या पूछ रहा है इसरो? एक सेकंड, एक बार में कोई एक पूछो, इसरो में जाने का क्या रास्ता होता है? इसरो में जाने के पास तुम्हारे पास यहाँ से ये सारे रास्ते खुले होते हैं। क्या है कि तुम इंटर के बाद एक बार इसरो बीच बीच में अपने एग्जाम निकालते रहते हैं। कि एक तो होता है नॉर्मल, ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट इसरो में तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट के असिस्टेंट पोस्ट निकालते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है जी। हमारे जितना भी इंडियन ये स्पेस सर्विस डिपार्टमेंट होता है, ये असिस्टेंट साइंटिस्ट या असिस्टेंट, ये असिस्टेंट वो हर किसी का असिस्टेंट जॉब निकालता है। वो अलग अलग लेवल पर होती हैं। 12th के बाद अलग निकालते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अलग निकालते हैं, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अलग निकालते हैं। हर किसी में असिस्टेंट ही बनोगे तुम, ठीक है जी। दूसरा पार्ट इसका ये होता है कि तुम अपना किसी प्रोफेसर बन गए हो, प्रोफेसर बन के ही तुम किसी उसमें इसमें किसी डिग्री कॉलेज में अपना थीसिस कर रहे हो। थीसिस कर रहे हो मतलब अपना प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, और वो प्रैक्टिकल रिपोर्ट बीच बीच में तुम इसरो को भेज रहे हो। अगर उन्हें वो पसंद आ जाती है तो वहाँ से उठा लेते हैं तुम्हें। 2 तरीके होते हैं, ये होता है। और कोई रो में भी तुम्हारे हमारे यहाँ के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, इसमें CGL से जाते हैं। अब रो के काम तो तुम इतने सारी फिल्में देख लो, इतने सारे रो के एजेंट होते हैं, वो सब होता है। हाँ ये सुनो सर, हाँ जी हाँ, कैदियों को जो रखा जाता है वहाँ के जो, अच्छा देखो सर वो, अरे होते तो पुलिस वाले ही हैं, लेकिन जेल वार्डन की भर्ती अलग से निकलती है। वहाँ जाते कैसे हैं? अरे सुनो सर, सेंटर में अप्लाई करना पड़ेगा। सेंटर में नहीं अप्लाई कर पाता, राज्य से सिलेक्शन होता है। अरे सुनो सर, पुलिस की भर्ती निकलती है, पुलिस की भर्ती निकलती है 1000, उसमें से 3 डिपार्टमेंट में वो बांट देते हैं। एक तो पुलिस ही होता है, सो जो 500 सीटें पुलिस को दे दी उन्होंने, उसमें से 250 सीटें जो वो फायर ब्रिगेड को दे दी। 250 सीटें जो होती हैं वो वो है ना, PSC पढ़ी है, कहीं सुना तुमने ना, PSC आ गई तो PSC को दे दी। उसमें से 100 सीटें जो है वो जेल वार्डन के लिए भी वो छोड़ देते हैं कि इसमें 100 सीटों पर जेल वार्डन का सिलेक्शन होगा। तो जेल वार्डन का मतलब क्या होता है? जहाँ सेंट्रल जेल होती है वो होते तो पुलिस वाले ही हैं, पुलिस के एग्जाम के थ्रू ही लगते हैं, लेकिन उसमें से उनका सिलेक्शन होता है। रैंक बन जाती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम पुलिस ले लो, PCS ले लो, जिसके ज़्यादा नंबर है वो पुलिस में जाता है, कम वाला PCS में जाना चाहता है, जो उससे कम वाला मजबूरी है फायर ब्रिगेड में जाता है, वो भी पुलिस ही होती है। और जो उसके लिए पुलिस में अप्लाई जाना पड़ता है। चेहरे CGL जैसी बनते हैं, CGI SSC CGL, हाँ जी। और ऐसा नहीं है तुमने जैसे किसी भी स्टेट का, अरे सुनो इधर, किसी भी स्टेट का अगर तुमने कोई SI एग्जाम क्वालिफाई किया, क्योंकि दरोगा की भर्ती यहाँ भी निकलती है, किसी स्टेट का अगर जो तुमने दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई किया, SI बन गए हो, और 4-5 साल तुम्हारा प्रोग्रेस अच्छा है ना, तो तुम्हारा प्रमोट करने के बाद में तुम्हें CBI में भेज देंगे या CID में भेज देंगे। जैसे कि हमारे इस टाइम एक सत्यानंद सर, कुछ इस तरीके से नाम है, मुझे नाम अभी ध्यान पर नहीं आ रहा है, जो नेशनल हाईवे 74 की जिन्होंने जांच की थी ना, जांच की थी इन्होंने, तो क्या हुआ कि सारे नेताओं की उन्होंने हालत खराब करके रख दी, DM तक को जेल में पहुंचा दिया, ठीक है ना, DM AGM तक को जेल में डाल दिया। उनके कार्य को देखकर उन्हें डायरेक्ट यहाँ से SI से और सीधा CBI में पहुंचा दिया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई दबाव में कर दिया कि भाई औरों पे जांचना है तो इसलिए उन्हें प्रमोट करके, ऐसा होता है ना, जैसे कोई IAS ऑफिसर या कोई PCS ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है,
अब उसमें नेताओं की दिक्कत यह है कि यार छुरी तो उन पर भी चल रही है, कभी भी किसी ना किसी को जेल में डाल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि हमारे ऊपर आ रही है तो उसे हटा तो सकते हैं, क्योंकि वो स्थायी सर्विस होती है, वैसे हटा नहीं सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि उन्हें बचने का सिर्फ यही तरीका होता है, उसे जॉब से खत्म तो कर नहीं सकते, उन्हें काम बुरा लग रहा है तो, या उन्हें खतरा होता है, तो वो क्या करते हैं सीधा वहां से उन्हें अपग्रेड कर देते हैं कि ठीक है भाई साहब तुम बी लेवल पे थे, लो हम तुम्हें ए लेवल पे जा रहे हैं। अब मना कर नहीं सकता, मीडिया भी मना नहीं कर सकती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, विपक्ष को हाथ वो कर नहीं सकता। क्यों? ना भाई साहब हमने प्रमोशन किया, उसका काम अच्छा था, हमने प्रमोशन कर दिया, समझ गए। जबकि उसे उस काम से हटाना होता है कि भाई ऐसा ठीक है तुम ऐसा ही थे, अब लो तुम ये एसएसपी बन गए हो, जाओ भाई। अब एसएसपी बन गए तो जाहिर सी बात है वहाँ तो रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी पहले से एसएसपी है। तो एसएसपी कहाँ के बनेंगे? एसएसपी वहाँ के बनेंगे जहाँ खाली है, तो भेज देंगे उसे कहीं ऐसी जगह जहाँ खाली पड़ी होगी जगह। तो अब वो मना भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि प्रमोट किया है, और ये नियम भी है, कानून भी है कि भाई इतनी सर्विस के बाद में कभी भी सरकार के हाथ में कभी भी प्रमोट कर सकती है। तो वो प्रमोट कर देते हैं या उसका डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट से आप तुम्हें हम उस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, ये हो जाता है। कितने दिनों में लग सकती है? मतलब सारी जिंदगी में भी नहीं लग सकती, लगने वालों की पहले साल में लग जाती है। वो तो उस पर डिपेंड करता है जो कि एसएससी की तैयारी कर रहा है। कोई टीचर कोई भी गाइडेंस तुम्हें ये नहीं बता सकता कि भाई तुम इतने दिन में जाकर ये कर लोगे या इतने दिन में, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। घर वाले पैसा देते रहते हैं, लो भाई पैसा खर्च करते रहे, किसी को कोटा भेज देते हैं, किसी को कहीं भेज देते हैं, और उसे कहते हैं ले भाई तो तैयारी करते रहे, पैसा भरपूर देते हैं, जिसे कहते हैं तुम एक फोन करोगे पैसे की जरूरत है, 10,000 रुपये जरूरत है, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन भाई साहब शाम तक तुम्हारे 10,000 रुपये अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ये पावर होती है तुम्हारी वहां से कि जब तुम कहीं बाहर पढ़ रहे होते हो या कोचिंग कर रहे होते हो, अब वो पैसे को तुम हवा में उड़ाते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, अपनी टसन दिखाते रहो लोगों में जाके, तो वो कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए। जेब में पड़े आंधी से कुछ नहीं होता है, दिल में लगी आंधी से ही होता है। जब दिल में लगेगी ना तभी कुछ हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी लगभग आधे घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी, तो हम तुम्हें यहाँ से प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे, हार बार डाल के यहाँ से भेज देंगे। अगले पोर्शन पे चलें। एक दिन है वो अलग प्रोसेस है, वो नायक फिल्म देख लो, सबको समझ में आ जाएगा, आ जाता। अरे सुनो इधर, एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी। अस्थायी तो नॉर्मली दे देते हैं, अपनी पावर देके चले जाते हैं। अरे सुनो इधर, देखो इधर, अबे वो सुनो इधर, सीएम हो ये ना, जब तुम संविधान पढ़ोगे ना, संविधान जब पढ़ोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक पावर पता चल जाएंगी कि कौन किसकी पावर कैसे रखता है। सोचो हमारे राज्य के सीएम जो हैं वो कहीं विदेश चले गए, अब यहाँ फाइल रोज को साइन करने रहते हैं, रोज को जो फंड जारी करना होता है, ऐसा तो अगर जब वो 8 दिन के लिए टूर पर गए तो यहाँ का सारा काम बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाते हैं, तो ऐसे कहते हैं अपनी अस्थायी पावर दे के जाते हैं किसी को। अब वो पावर किसे दे के जाते हैं? या तो वो सचिव को दे के जाते हैं या राज्यपाल को दे के जाते हैं, कि उनकी अनुपस्थिति में उनके साइन से वो सारे चेक चलेंगे, उनकी साइन से वो सारे फंड रिलीज होंगे, उनकी साइन से वो सारे काम चलेंगे। अब ऐसा है जैसे कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में हूँ और मेरे साइन से सारे काम हो रहे हैं, अब मैं कहीं जा रहा हूँ विदेश, अब क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद तो कर नहीं सकते, अब जाने के लिए हम कहते हैं मैं किसी एक को, अरे सुनो, अपने पावर ऑफ साइन और पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाऊंगा कि भाई ठीक है मेरे पावर से, क्योंकि वो पावर और ये वो साइन जो होते हैं ना वो उस जगह भी होते हैं, वो सेकंड पावर होती है, वो सेकंड साइन होते हैं, अगर ये वाले होंगे ठीक है, वरना इस साइन से भी रिलीज हो जाता है। जैसे बैंक में वो चेक जाएगा तो उसमें मेरे साइन नहीं होना, तो वो दूसरे मैच करेंगे, अच्छा पावर ऑफ अटॉर्नी साइन है, तो वो उससे पूरा फंड रिलीज कर देते हैं। तो वो दो तरीके होते हैं, एक ये होता है कि मैं अपने पद को त्याग दूं और किसी दूसरे की व्यवस्था लगा दूं उस पर, तो वो स्थायी व्यवस्था होती है। अब ये तुम देख रहे हो ना, एक दिन के सीएम, एक दिन के पीएम, एक दिन का ये, एक दिन का वो, तो वो एक दिन का होता है अस्थायी पावर देते हैं एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, ठीक है भाई साहब कुछ होगा नहीं उससे। स्थायी पावर दी थी जो नायक फिल्म है ना, उसमें कहता ना भाई जितने भी वो थे विधायक, उनका पूरे का पूरा लेटर हेड देते कि भाई लो हमने स्थायी पीएम बनाया एक दिन के लिए, वो पावर होती है। हाँ जी, हो गया सबका? किनकी? ऐसा मान के चलना, मैं अभी मैंने सी डी ये बताया ना, ऐसे करके ए बी सी बताया। देखो उधर ए वालों की तो 1,20,000 से 1,20,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक होती है, वो उनके सीनियरिटी पे डिपेंड करता है। अबे सुन लो नालायकों, जो ए ग्रेड वाले होते हैं उनकी सैलरी 1,20,000, 1,10,000 से 2 लाख 2.5 लाख तक जाती है, वो 6th पे 7th पे उस पर वेतन आयोग पर डिपेंड करता है।
जो बी ग्रेड वाले होते हैं, बी ग्रेड वाले, उनकी 60 या 70 हज़ार से सैलरी स्टार्ट होती है और वो 1.5 लाख पौने 2 लाख तक जाती है। जैसे कि लेक्चरर हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार भी हो जाते हैं, और ये किसी भी डिपार्टमेंट में जो कि वो अपने को सर, वो मतलब किसी को सर कहता हो, उससे ऊपर कोई ना हो, तो ऐसा होता है। अब हाँ, ये हो गया तुम्हारे डॉक्टर वगैरह आ गए, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर होते हैं वो सब बी ग्रेड में आ जाते हैं। अब बी ग्रेड में भी डॉक्टर के ऊपर भी एक सीएम होता है, तो वो ए ग्रेड में पहुंच जाता है। तो हर डिपार्टमेंट में एक प्रधान होगा, उसका एक सह प्रधान होगा, उसके नीचे फिर बाकी वो होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में। सी वालों की सैलरी नॉर्मली हमारी 39 से स्टार्ट होती है, वरना 40 से जैसे स्टार्ट होती है, और वो लगभग 90 तक चली जाती है। अरे आ जाओ। और डी वालों की जो होती है ना, वो 24,000 से स्टार्ट होती है और लगभग 40-45 तक चली जाती है। उनकी सैलरी का आइडिया मत लगाओ, उन्होंने एक साइन कर दिया 50 करोड़ रुपये अकाउंट में आ जाते हैं उनके, उसका मतलब नहीं होता। 50 करोड़ रुपये हमेशा अकाउंट में रहते हैं किसी भी IAS के। हाँ, वो जब चाहें वो किसी को फंड रिलीज कर सकता है, जब चाहें किसी को दे सकता है, हमेशा रहते हैं आपातकाल के लिए, और वो कभी यूज नहीं करते उसको। अभी डॉक्टर का बता रहे हैं। हो गया भाई यहाँ तक? अब देखो इधर, क्या कर दिया? दीपक यार उधर देने ना, फोटो ले लेना जरा, ऐसा करके फोटो लेना दे 2-3 जरा। पीछे सर इधर से ले लो, मोबाइल से ले लो अपने। अरे पीछे से ले लो यार, यार इधर से ले लेना साइड से। हाँ जी, देखो इधर। हाँ जैसे कैसा था, आप सुन लो भाई जरा। ये था तुम्हारा, सुन भी लो यार एक मिनट। ये था तुम्हारा जो अब तक तुम्हें पूरे उस पर बोर्ड पर बताया गया है। ये पूरे का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना वाला है, जो कि नॉर्मली सब चल रहा है। लेकिन अब जो है वो एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड हो गया है। अब अपग्रेड वाला, क्योंकि पुराना वाला तो अगर तुम किसी से पूछोगे कोई ना कोई तुम्हें घर में भी या कहीं बाहर भी बता देगा कि ये जो होती हैं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ये तुम अब किसी जगह पूछ लेना, उसे ये नहीं पता होगा कि ये होंगी या ये हैं इस टाइम, क्योंकि अभी चलने लगी हैं 2020 के बाद में। बार बार मैं नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहा था, लेकिन अब ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पर अप्लाई हो गई हैं, तो हर जगह चलने लगी हैं। तो इसलिए होशियार आदमी वही है जो दूसरे के सोचने से पहले फैसले ले लेता है, दूसरा सोचते रह जाता है और वो करके निकल भी जाता है। अब आ जाओ वापस जरा। अब आर्ट और साइंस तो भूल जाओ, आर्ट और साइंस कॉमर्स। अब ऐसा समझना कि अब सब समान हो गए, ठीक है जी? हाँ जी, सब समान हो गए। अब जो है कोर्स बन चुके हैं बीवोक। अब याद रखना वोकेशनल कोर्स होते हैं ये। अभी तुमने सुना था, अब ये कोर्स किसके किसके बराबर हो गए? ये कोर्स BSc के बराबर हो गया, BA के बराबर हो गया, BCom के बराबर हो गया। ये तुम इंटर के बाद करोगे। अब कोई चीज़ जब फंक्शन कोई अपडेट होता है या कोई नई चीज़ आती है तो जाहिर सी बात है वो पुरानी चीज़ से ज़्यादा अपडेट होगा। अगर पहले मोबाइल तुम्हारे पास बटन वाले थे, कितने बड़े बड़े मोबाइल हुआ करते थे, अब छोटे आए और छोटे आए और स्लिम आ रहे हैं। अब बार बार कोई नई टेक्निक आ रही है। अरे बैठ जाओ भाई इधर, हो गया लागू पिछले साल से, क्योंकि यार दोनों चीज़ें बतानी होती है। अगर जो मैं काले का जिक्र नहीं करूँगा तो गोरे की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो बताना जरूरी होता है। गोरों की वैल्यू बेटा तभी तक है जब तक काले दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। सारे गोरे हो गए ना तो पता नहीं चलेगा कि इनकी वैल्यू भी है कुछ। तो ओ फोटोग्राफर हो, जीभ निकल जाएगी, ध्यान देना, ये होता है। तो वीवो कोर्स, अब ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब तो सुन लो एक मिनट जरा, कोर्सों को जारी कौन करता है या कोर्सों को करवाता कौन है? तो 12th के लिए तो या हाई स्कूल के लिए तो होते हैं बोर्ड, जो कि अलग अलग राज्यों में बोर्ड बना दिए गए। जैसे हमारे यहाँ रामनगर बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, CSE बोर्ड हो गया या ICSE बोर्ड हो गए। हाँ, अब ये बोर्ड है, कोई हिंदी मीडियम हो गया, कोई हर किसी का अपना अपना एक पाठ्यक्रम होता है जिसे हम बोर्ड बना देते हैं कि भाई इस बोर्ड में ये पाठ्यक्रम चलेगा,
इस बोर्ड में चलेगा, लेकिन अब तो सारे कॉमन बोर्डों में सब में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटर तक कोई ज़्यादा बड़ी भारी दिक्कत नहीं है, सबका कोर्स सेम ही है। बस अंतर रह गया कि सीबीएसई आईसीएसई वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हम हिंदी में पढ़ लें, रामनगर बोर्ड या इलाहाबाद बोर्ड जो चला उत्तर प्रदेश। अब हो क्या रहा है, अब इसमें तुम्हारे पास अब तक होता था कि भाई इंटर के बाद तुम्हारा साइंस है, आर्ट है या कॉमर्स है, तो अलग अलग मैंने बताए थे 3 अलग अलग पार्ट है। अब ऐसा नहीं है, अब अगर जो तुम्हारे पास साइंस है या आर्ट है जो भी है, अब तो आर्ट वाला भी साइंस वाले कोर्स कर लेगा आराम से। अब दिक्कत क्या है कि इन सारे कोर्सों को 12th के बाद में जो भी कोर्स हो रहे हैं, अब तक जितने भी कोर्स मैंने बताए थे वर्टिकल वाले, तो उसे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी करवाती है, याद रखना, उसे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कराती है, कोई बोर्ड नहीं करवा सकता। अब कोई कहे यार हम तो यहाँ काशीपुर में जाकर भी कोर्स कर लेंगे, तो वो काशीपुर में कोर्स जो कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट या जो कोई कोर्स करवा रहा है, बैचलर का जो कोई कोर्स करा रहा है जिसके आगे बी लिखा हो, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी। और जो नॉर्मली ज़्यादातर राज्य की या कोई ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि ऑल इंडिया में अपना एफिलेशन देती हैं, जैसे कि हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है या ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में चले जाओ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, या आगरा तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, ज्योतिबा फुले नगर यूनिवर्सिटी, ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं। अब यूनिवर्सिटी एक ही नॉर्मली होती है पूरे एक मंडल में या पूरे एक सर्कुलर में, अब वो अपने अंडर में बहुत सारे कॉलेज चला सकती है। वो कॉलेज बैचलर या मास्टर डिग्री देते हैं, याद रखना। तो ये BA BSc BCom जो है ये कोई भी यूनिवर्सिटी चलाती है। जैसे अगर तुम यहाँ की बात करो तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी रन कर रही है। अब कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने ही ये वाले कोर्स चला दिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जो ये चलाएगी वो ये भी चलाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। BVOC के लिए कोई अलग से यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, यही यूनिवर्सिटी बन चलाएगी, यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी अब BVOC भी चलाएगी, और वो चला रही है, पिछले साल से कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने भी चलाने शुरू कर दिए। अब दिक्कत थोड़ी सी बस यही आएगी कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं होंगे। जैसे कि हमारी ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, इसमें अभी तक भी जैसे हिस्ट्री से तुम वो कर लेते हो, अब ये भूगोल वालों को हिस्ट्री नहीं देता। ऐसे होता है कि कोई यूनिवर्सिटी अपनी रूलिंग लगा देती है कि ये वाले कोर्स लोगे तो हम ये वाले नहीं देंगे, और ये वाले करोगे तो हम ये वाले नहीं देंगे। एक नियम बना देते हैं कि अगर आप 2 हिंदी लेना चाहोगे तो उसके साथ ये लेनी जरूरी है, ये लेना चाहोगे, ये तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रूलिंग होती है कि तुम कुछ भी करना चाहो। अब जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नियम यह है कि तुम BSc करोगे तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायो तुम्हें 3 साल पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। लेकिन अब जैसे ही तुम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में तुम्हें 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाने पड़ेंगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा अपनी मर्जी से, त्याग दो, हर किसी का रूलिंग का। अब कहीं कहीं क्या होता है, अब तुम HP यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाएंगे BSc में तुम्हें हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जो इंटर में सब्जेक्ट है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, और भारी हो गया। तो अभी इंटर में क्या थे, तुम 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे 3 सब्जेक्ट जाओगे, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में चले जाओ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो हर किसी यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मान्य नहीं है, वो हर जगह मान्य होते हैं। तुम कहीं से कोई सी भी डिग्री करके आओ यूनिवर्सिटी से, अगर जो वो डिग्री है तो पूरे ऑल इंडिया में तुम चेन्नई में जाकर अप्लाई कर दो, वहाँ वो डिग्री मान्य होगी और वो लागू होगी। दिक्कत आती है बस बोर्ड की। बोर्ड का मतलब समझ लो कि अगर जो कहीं कहीं जैसे हमारे उत्तराखंड बोर्ड है तो ये यूपी वालों को नहीं लेते, जैसे कभी कभी उसमें भर्ती में, जैसे हमारी इसकी समूह की भर्ती आएंगी तो वो यूपी वाले बच्चों को नहीं लेते, वो कोई स्पेशल, वो कहते हैं ना विशेष राज्यों का दर्जा होता है जिन्हें, तो वो कुछ विशेष राज्य वाले ऐसे करके नहीं लेते। अब उनमें एक शर्त लगा दी उन्होंने, पहले तो यूपी वालों को ले ही नहीं रहे थे, अब उन्होंने एक शर्त लगा दी या तो वो यहाँ का रहने वाला हो या उसने इंटर और हाई स्कूल यहाँ से किया हो, यूपी का अगर जो है तो इतना कर दिया है। बाकी अगर वो यूपी का है और उसका इंटर भी यूपी का है, हाई स्कूल भी यूपी का है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन पिछले साल से थोड़ी सी राहत देकर उन्होंने ये कर दिया है कि भाई या तो वो रहने वाला यहाँ का हो, मतलब उसका कहीं ना कहीं कोई जगह वगैरह कोई यहाँ की होनी चाहिए, या मतलब बोर्ड यहाँ का होना चाहिए, या उसने इंटर हाई स्कूल यहाँ से किया हो, रहने वाला यूपी का हो, चलो तो अप्लाई कर सकता है यहाँ की जॉब में, वरना जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये इंटर तक होता है। अब अगर जो कोई यूपी वाला उसने तुम BSc BA या कोई MA वगैरह यूपी से किया हुआ है, रहने वाला यहाँ का है, तो वो या कहीं का भी रहने वाला है, BA BSc कहीं से भी किया उसने, बैचलर डिग्री, वो सब चलता है। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि BA BSc अगर कोई कहे ना करे तो अब स्मार्ट चीज़ क्या है, स्मार्ट चीज़, तो स्मार्ट चीज़ रह गई है BVOC। समझिए, ये हमारे कन्वेंशन कोर्स, ये कन्वेंशन बेसिक कोर्सेज होते हैं जो कि थ्योरिकल होती है। थ्योरिकल मतलब कि इसमें 70% थ्योरी होती है, 30% प्रैक्टिकल होते हैं, वो तुम्हें पता ही है, यही होते हैं इनमें जितने भी तुम्हारे ये वाले पोर्शन होते हैं। अब इसमें कर दिया है कि इन्होंने 60% प्रैक्टिकल कर दिया है, 40% थ्योरी कर दी है, प्रैक्टिकल भाग बढ़ा दिया है, ये कर दिया है। अब कोई कह रहा है इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले नहीं, पहले भी अब तक भी अगर जो किसी ने BA BSc BCom किया है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ उसके हाथ में डिग्री है और वो कोई काम नहीं जानते हैं। जैसे कि विदेश में अमेरिका नहीं है, जापान, जर्मनी या
ये तुम्हारे चाइना है, इनके पास अगर जो कोई बच्चा डिग्री करके निकलता है ना तो अपने साथ कोई ना कोई काम सीख के निकलता है। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं ना, पहले था कि भाई अगर जो उसने बीए किया है, और जैसे वो एक बार ये मोदी जी कह रहे थे कि भाई एक मेरे पास आया है ना, भाई मैं एमए किया हुआ हूँ है ना, तो भाई क्या करूँ है ना, मैं एमए किया हूँ, मुझे कोई जॉब दो है ना, बता क्या करेगा है ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता है ना, कुछ नहीं कर सकता तो क्या करेगा भाई है ना, तो 6 साल या 5 साल दोनों बर्बाद किए जब, तो अब मैं किस काम पर लगाऊँ। तो सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, एक लेक्चर में दे रहे थे कि भाई अब सबसे ज़्यादा जो उसके बाद में 2014 के बाद में तो स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिया विदेशों की तर्ज पर, कि स्किल का मतलब होता है कोई ना कोई काम आना चाहिए बच्चे से डिग्री के साथ साथ। इसलिए ये बीवोक चलने स्टार्ट हुए 14 से कोशिश करते करते अब आके 20 में अप्लाई कर दिया कि 20 के बाद में अब तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अगर जो इनमें से कुछ ना करो तो ये कर लो, इन तीनों के बराबर अकेला ये है बीवोक। ये वोकेशनल कोर्स होते हैं। अब वोकेशनल का मतलब होता है कि काम के साथ साथ पढ़ाई। अब होता क्या था कि जैसे किसी आदमी ने कंप्यूटर संभालना सीखा, उसके सॉफ्टवेयर डालने सीखे कि मिस्त्री में चले आओ, पूरे का पूरा फोल्डर डाल देगा, मोबाइल का पूरा फोल्डर डाल देगा, जो कि एक आईटी इंजीनियर करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, पूरा फोल्डर डाल देगा, पूरे उसके सॉफ्टवेयर चढ़ा भी देगा, उसके अंदर के सारे फंक्शन दोबारा से वापस ले आएगा। यानी तुम्हारा मोबाइल जो है किसी पहिए के नीचे आ गया, किसी ट्रक के उसके, अब वो सारा का सारा टूट टाट के बराबर हो गया। तो इतने एक्सपर्ट मिस्त्री पड़े हैं कि वो हाई स्कूल पास हो ना हो, लेकिन वो पूरे का पूरी स्क्रीन हटा कर दूसरी स्क्रीन लगा देगा, पूरा फोल्डर नया डाल देगा और उसके अंदर के सॉफ्टवेयर सब खत्म हो गए, वो अपने कंप्यूटर से उसके सॉफ्टवेयर भी चढ़ा देगा पूरे। जो पूरे के पूरी आईटी कंपनी करती वो उसने अपनी छोटी सी दुकान में कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो किसी कंपनी में जाए, किसी काम मांगने के लिए कंपनी देगी नहीं, क्योंकि कंपनी डिग्री वालों को रखती है। एक डिग्री वाले से ज़्यादा काम आता है उससे, लेकिन वो रख नहीं सकता क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। ये तो अब क्या है कि वही सारे काम जो एक, अब तुम लोगों की दिक्कत क्या, तुम्हारे पास डिग्री है, तुमसे काम नहीं आता। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई आईटी वाला इंजीनियर है या कोई मैकेनिकल है, मैकेनिकल वाले को एक कार संभालने दे दो, उससे जरा से उसके वायरिंग भी ना होगी यार, कैसा होगा। लेकिन वो डिग्री लेकर आ गया, तो ये बीच में जो कॉम्बिनेशन था ना कि भाई अगर जो जिस पर डिग्री है उससे काम नहीं आता, जिससे काम आता है उस पर डिग्री नहीं है, तो ये कोर्स बना दिया कि इसमें पढ़ाई भी करेगा और काम भी सीखेगा। ये कोर्स हो गए। अब इसकी खासियत सुनो, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें नहीं पता है वो तो वही काम करेंगे जो अब से पहले करते आ रहे थे, जो उनके पूर्वजों ने किया है वो भी यही करेंगे। लेकिन जो अब से आगे को अपग्रेड होंगे वो ये करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो, हमेशा कभी भी किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एक चीज हमेशा कॉमन होती है कि उनका बी प्लान हमेशा रेडी रहता है। जिस आर्मी का, जिस टीम का अपना बी प्लान नहीं होगा वो टीम डेफिनेटली हारेगी, कभी नहीं सोच सकती। क्यों? क्योंकि ए प्लान कभी भी फेल हो सकता है, पक्का नहीं हो सकता कि भाई पहला प्लान ही फेल हो कभी भी। ये मत सोचना कि कभी कभी तुमने देखा होगा मैच में हर किसी को बताया गया दूसरे नंबर पर कोहली आता है, तीसरे पे ही आता है, लेकिन कभी कभी मैच एक अलग ही तरीके से चल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं जीतेंगे, तो कोहली की जगह किसी बॉलर को भेज देते हैं ना, जाकर फोड़ फाड़ का आ जा, अब वो आता छक्के पुक्के मार मूर का आउट होकर चला गया। होता कभी ऐसा? वो बी प्लान होता है। हाँ, तो या कभी कभी ओपनिंग, हमें पता है कि ये दोनों ओपनर आते हैं, कभी कभी ओपनर, कभी कभी उसमें देखा होगा तुमने, सुनो उधर KKR में दोनों पहले, सुनो उधर उथप्पा, अरे सुनो उथप्पा वो ओपनिंग करते थे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा यार वो नारायण ने जो है उसे उतार के देखो, बी प्लान लगाया, वो फोड़ फाड़ का चला गया, धड़ाधड़ छक्के मार मूर का वो 60-70 रन बनाए और वो चला गया। जबकि वो तो था ही ना, वो बल्लेबाज नहीं था, वो तो अगर जो 60 रन देखे तो फ्री के दे गया। तो ये बी प्लान होता है हमेशा। ए प्लान जब फेल हो जाता है तो बी प्लान एक्टिव होता है, याद रखना। तो ये काम की बात बता रहा हूँ, बैठो एक मिनट जरा, ये काम की बात बता रहा हूँ, ये है वो काम की बात। आगे जाओ, आगे इतनी सारी जगह। तो अब देखो भाई, सुन लेना एक मिनट जरा इधर। ये हमारे पास कि अगर तुम इंटर के बाद में BSc BA या BCom नहीं करोगे और करना सारे चारे हो तो क्या करोगे, तो फिर तुम बीवोक करोगे। बीवोक, अब बीवोक क्या है कि बैचलर कोर्स है। अब ये बैचलर कोर्स कौन कोर्स है कि अब बैचलर कोर्स तुम ये सारे कर सकते हो। कौन से बैचलर कोर्स कर सकते हैं हम, कि बैचलर कोर्स हम जैसे इसमें होते हैं ना, साइंस से बैचलर कोर्स कर सकते हैं हम, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं हम, ये वाले सब्जेक्ट लेकर बैचलर कर सकते हैं, ये वाले सब्जेक्ट लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई से भी अपने कोर्स लेकर तुम बैचलर कोर्स कर सकते हो। तो बीवोक में तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले लो। यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अब खत्म हो गया है कि यूनिवर्सिटी ने बोला था कि भाई हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। अब अगर जो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा था, यूनिवर्सिटी नहीं देती थी, अरे यार ऐसे कैसे देते हैं, अब दे सकती है, अब वो इस कोर्स में दे सकती है।
कि अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में अगर वो ये सब्जेक्ट लेना चाह रहा है तो उसे वो वाला दे दिया जाए, अगर वो हिंदी पढ़ना चाह रहा है उसके साथ में फिजिक्स के साथ में दे दो। अब उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि वो जो जिस काम में उसका इंटरेस्ट है ना, वो उस काम में ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? देखो कैसे कि अब यहाँ से आगे को बी वोक जो जो ये हैं, जो जो इनके आगे बैचलर लगा हुआ है, वो इन सब के आगे भी बैचलर लगेगा। कैसे बैचलर लगेगा? अब जैसे कि कोई उसमें कर रहा था, जैसा अभी मैंने बीकॉम में बोला था, अकाउंटेंसी या टैक्सेशन, तो ऐसे वो कहता है बैचलर ऑफ टैक्सेशन, ये बी वोक ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। अब इसमें टैक्सेशन के साथ साथ में वो चाहे तो फिजिक्स भी पढ़ ले, केमिस्ट्री भी पढ़ ले। अब इससे एक फ़ायदा ये होगा तुम्हारा आगे चल के कि तुम ऐसे कोर्स करोगे जिससे कि अगर तुम्हारे कहीं सरकारी नौकरी न लगी तो प्राइवेट में भी इतना कमाओगे जितना सरकारी में नहीं कमा सकता। कोई कहे यार कैसे? अब देखो इसमें होता क्या था, होता यह कहता कि यार तुमने कैमरा चलाना सीखा, मतलब तुमने वीडियोग्राफी करनी सीखी, तुमसे अच्छा कैमरा चलाना आता है, फोटोग्राफी करनी अच्छी आती है। अब सोचो मीडिया में या कहीं फिल्मी इसमें ये फिल्मी दुनिया में कहीं भी तुम्हारे जॉब लगनी थी, डिग्री है नहीं क्योंकि कैमरा चलाना तो आता है। अब तुमने जब बी वोक किया, बी वोक में तुमने बी वोक में मीडिया या जर्नलिज्म कोई इस तरीके से बी वोक कर ली, बैचलर डिग्री ले ली। बैचलर डिग्री लेने के बाद में अब तुम दो काम करोगे, मतलब ये तो पढ़ाई कर ली तुमने, अब दो काम करोगे। दो काम करने के साथ साथ तुम क्या करोगे? एक तो वो काम करोगे जो गवर्नमेंट तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए मैंने बताया था कि कंपटीशन भी कर सकते हो। मतलब ये बंदा जो कि कैमरा चलाना जानता है, जो कि एनिमेशन जानता है, जो कि ये सारे काम जान सकता है, जर्नलिज्म के वो सारे काम जानता है, ये उसका हुनर है, यही उसके पास डिग्री है। अब इसके साथ साथ वो कह रहा है यार मैं तो आईएएस की तैयारी करके देखूँ, मैं सीजीएल की तैयारी करके देखूँ, तो हाँ वो आईएएस की तैयारी भी करेगा, वो पीसीएस की तैयारी भी करेगा, और वो आगे को एमए एमएससी कुछ और करना चाहे तो वो भी करेगा। वो सारे काम करेगा जो कि नॉर्मली ये सब करते हैं। अब साथ साथ ये तो करेगा, लेकिन अगर उसका सरकारी जॉब में नंबर आ गया ठीक है, ये उसका ए प्लान था, नहीं आया कोई बात नहीं, है बी प्लान है। इनसे इन क्षेत्र में उसकी जॉब लगेगी कि चाहे तो वो जिसमें जैसे किसी न्यूज़ चैनल में जाना चाहेगा वहाँ चला जाएगा, अपने अपने प्रोडक्शन हाउस है वहाँ चला जाएगा, एनिमेशन कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी वहाँ चला जाएगा। ये सारा हो गया प्राइवेट सेक्टर, ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। इनसे ये फायदा है कि अगर कोई सोचो अपग्रेड फंक्शन आया है किसी चीज में तो वो डबल काम करवा रहा है कि ए काम तो है ये, बी काम भी है। अब इसमें और क्या हो सकता है तुम्हारे पास, जो कि अब ये है बी वोक में तो तुम्हारे सारे कोर्सेज आ गए। अब कोई कहे यार फिर अब हमारे पास जो इस ग्राउंड लेवल पर तुम बैठे हो यहाँ के लिए क्या है, क्योंकि हमारे आसपास देखो उधर, हमारे आसपास ना ही कोई फिल्म सिटी है, ना ही कोई फैशन डिजाइन कंपनी है, ना ही कोई एनिमेशन हाउस है, ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस है जहाँ के फिल्में बहुत सारे ज़्यादा बनती हैं या प्रोडक्शन फिल्मों की नीलामी वगैरह ऐसे कोई होती हो। हमारे आसपास तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सीधा मुंबई या बेंगलोर वगैरह की सिटी के लिए है उधर के। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, देखो इधर, अरे सुनो, यहाँ से तुम्हारा फ्यूचर शुरू होता है। अरे सुन लो भाई, यहाँ से फ्यूचर शुरू होता है। ज़्यादातर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीबीए का नाम तुमने सुना होगा, बीबीए एमबीए, तो वो करेंगे बी वोक मैनेजमेंट या एचआर ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो होते हैं, या ये देखो इधर बी वोक होटल मैनेजमेंट, बी वोक हॉस्पिटैलिटी। अब बहुत सारे लोग जो है ना हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल से समझते होंगे। हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि जब कोई किसी होटल में आता है तो उसका आधा संस्कार कैसे किया जाता है, ठीक है जी, ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब। बी वोक सुनो इधर, बी वोक हेल्थ केयर, बी वोक एग्रीकल्चर, बी वोक फैशन, फैशन डिजाइन,
सॉफ्टवेयर, बीवोक लो जी, ये लगभग ऐसे 121 कोर्स यूजीसी ने जारी कर दिए हैं बीवोक वाले, 121 कोर्स। लेकिन वो सारे 121 कोर्स जो है वो तुम्हारे लिए तो यूजलेस ही हैं। तुम्हारे लिए जो नॉर्मली अपने एरिया के हिसाब से हैं वो ये हैं। ध्यान से देख लो भाई, इधर ज़्यादातर ये सारे कोर्सेज जो है ना, ये सारे कोर्स हम इसके बाद में आराम से कर सकते हैं। बीए बीएससी करने के बाद में हम ये वाले कोर्स भी आराम से कर सकते हैं। ये सारे कोर्स हम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, ये एचएम होता है, या एचआर ह्यूमन रिसोर्स जिसे एमबीए वगैरह कहते हैं, ये जो फैक्ट्री के मैनेजर वगैरह बनते हैं। हॉस्पिटैलिटी, ये इसका मतलब होता है कि जैसे ही कोई गेस्ट आता है किसी होटल में, तो वो पहले से बुकिंग कर देते हैं कि भाई ऐसा हमारे आज चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो पहले उसका जो मैनेजर होता है होटल का, वो पूरे के पूरे उसे सजावट करता है उनके हिसाब से, पर्टिकुलर गेस्ट के हिसाब से, वो उसका अलग से चार्जेस देते हैं। तो वो कैसे आदर संस्कार करना कहते हैं ना, स्वैग से स्वागत, वही है यही है ये हॉस्पिटैलिटी। अब इसके बाद में आ जाता है हेल्थ केयर अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नीट का एग्जाम ना निकाल पाए, तो फिर अब जाना तो उसे उसी क्षेत्र से, मतलब अगर कोई वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाया, तो फिर क्या उसकी जिंदगी खत्म होगा? नहीं, फिर उससे नीचे के दूसरे कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर जो वो एमबीबीएस नहीं है या बीडीएस नहीं है, तो बाकी जो दूसरे कोर्सेज हैं अब वो ये हेल्थ केयर में आ जाते हैं। ठीक है जी, अभी वो उसके बारे में बाद में बताएंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेम वही हो गए कि बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है, बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है, अलग अलग स्कूलों में, डिग्री कॉलेज में चलता है, लेकिन बीवोक एग्रीकल्चर भी है। ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग का मतलब क्या है? मास कम्युनिकेशन भी होता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब जो अखबार पत्रकार या मीडिया वगैरह होते हैं वो बीवोक में। फैशन डिजाइनिंग वो सबको पता है कि कैसे फैशन वगैरह कैसे किसी तरीके से फैशन डिजाइन करते हैं, या किस तरीके से कपड़ों के डिजाइन, या कैसे हम ड्रेसेस डिजाइन करते हैं, तो उनके अलग अलग उसमें तुम्हारा पहला क्या होता था, इसका डिप्लोमा मिलता था फैशन डिजाइनिंग का, अब इसकी डिग्री मिल रही है। ला अभी जैसे होता है ना LLB, अब LLB ना होकर ना बीवोक ला पढ़ लेंगे। ये बीवोक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो किसी भी उसमें जितनी भी हमारे पास ये कंप्यूटर से चलने वाली जितनी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं वो सारे के सारे ये सब सिस्टम उसमें आ जाता है। वेटनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा, तो बीवोक वेटनरी भी मिल रही है। अब इतना करने के बाद मास कम्युनिकेशन, या एक होता है टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल का नाम सुना है? क्या होता है? ये वो आदमी है जिसे पता है कि टेक्सटाइल का सबसे बड़ा काम है इसका पूरे उसमें मुँह वगैरह में, लेकिन इसे नहीं पता टेक्सटाइल क्या होता है। हाँ, तो वही तो बात है। तो कपड़ों के डिजाइन करना, जितने बताया जो कपड़ों से संबंधित काम होता है वो टेक्सटाइल में जाते हैं। देखने में लोगों को ऐसा लगता होगा टाइल्स की बात करें, टाइल्स पत्थर की, तो इसकी डिग्री तय बनाने का भी हुनर होता है। अब देखो सर, मेरा लोग यहाँ बुलाने का कारण ये था कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनमें कोई खास की अकल नहीं है, जो दूसरों को देख के सीखते हैं, वो सब यही करेंगे। तुम लोग अगर जो इंटर की बात करोगे, तो जब तुम्हें बीए करना है या बीकॉम करना है या बीएससी ही करनी है, मतलब बैचलर डिग्री लेनी है, लेकिन साथ में तुम्हें किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करनी है, जैसे कोई आईएएस कर रहा है, कोई पीसीएस कर रहा है, या कोई और दूसरा एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है कि भाई मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है लेकिन मुझे ग्रेजुएशन भी करना है, तो भाई बीवोक के साथ करो। इससे फायदा ये होगा कि अगर वहां लगी ठीक है, नहीं लगी तो यहाँ तो लगी है, यह तो पक्का है, इन सब में लगेगी। ठीक है जी। और याद रखना आजकल के उसमें ये सब चीज़ खत्म हो गई है कि गवर्नमेंट में ही पैसा है, प्राइवेट में उससे ज़्यादा पैसा है, और अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी सारा प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। धीरे धीरे जो थोड़े बहुत डिपार्टमेंट बचे वो भी अब बिक आगे सब प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरी का चक्कर सब खत्म हो जाएगा, प्राइवेट है या सरकारी है दोनों सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये देखो इधर होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट में जो तुमने बैचलर डिग्री ले ली, सुनो इधर, तो तुम बैचलर हो, बीए बीएससी बीकॉम के इक्वल तो हो गए। अब इनमें सब में ये जितने भी है ना, ये सब जितने भी हैं, इनमें सब में एमएम भी होता है, एमबोक। अब काम की बात सुनो, इससे भी अच्छी भयंकर बात इसमें क्या है, पहले इसे देखो। अरे सुनो सब काम की बात इधर जरा। बीएससी 3 साल की, बीए 3 साल का, बीकॉम 3 साल का। अब वो सुन लो इधर, 3 साल का है,
अब 3 साल का करने के बाद सोचो बीएससी तुम सेकंड ईयर में थे, घर में कोई ऐसी दिक्कत आई, पैसे की दिक्कत आई या घर में परेशानी आई और तुम सेकंड ईयर तक तो पास आउट हो गए, थर्ड ईयर तुमसे छूट गया, पेपर छूट गए, 1 आध साल छूट गए, जैसे तुमसे 2 साल रेगुलर छूटे। अब जब तुम दोबारा से जाओगे ना तो तुम्हारा थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं होगा, फिर दोबारा से फर्स्ट ईयर में होगा बीएससी के, यानी कि वो 2 साल जो तुमने पढ़ाई की थी वो बेकार हो गई। या बीए का जो तुमने किया हुआ है सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में तुमसे जो है वो सेकंड ईयर तुमने क्वालिफाई कर दिया, थर्ड ईयर में जाकर हो सकता है तुम्हारी तबियत खराब हुई हो, कुछ हुई हो, पहले साल एग्जाम नहीं दे पाए, दूसरे साल भी कोई दिक्कत आई, तुमसे 2 साल एग्जाम छूट गए। अब तीसरे साल अगर तुम जाओगे, तुम सोचो ये बीए के थर्ड ईयर का एग्जाम दूंगा, नहीं, अब तुम्हें दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, तुम बीए फर्स्ट ईयर करोगे, ये तुम्हारी पढ़ाई वापस जीरो हो जाती है। लेकिन बी वोक में ऐसा नहीं है, अगर तुमने पहले साल पढ़ाई की और पहले साल में तुम एग्जिट होना चाह रहे हो तो बाकायदा यूनिवर्सिटी जो है वो तुम्हें एक सर्टिफिकेट लेटर देकर और रिस्पेक्ट के साथ विदाई देगी तुम्हें बाकायदा कि भाई ऐसा है, इन्होंने 1 साल किया है ना, डिप्लोमा दिया जाए। तो एक तो तुम्हारा रिजल्ट होगा, साथ में डिप्लोमा होगा, जैसे डिग्री डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा दिया जाएगा 1 साल का। अगर तुम 2 साल बाद एग्जिट होना चाह रहे हो, तुम्हें लेटर लिखोगे कि साहब मैं आगे की पढ़ाई अभी मैं 10 साल बाद करूंगा, अभी मुझे 2 साल की ही पढ़ाई चाहिए, तो 2 साल का तुम्हें डिप्लोमा एडवांस देंगे, उस पर लिखा होगा एडवांस डिप्लोमा, किसी भी उसमें सेक्टर में। अब वो डिप्लोमा भी बराबर काम करता है, इन सब में डिप्लोमा बराबर काम करता है। अब डिप्लोमा दे दिया, अब डिप्लोमा देने के बाद अगर तुमने 3 साल पूरे कर लिए तो गवर्नमेंट वो यूनिवर्सिटी तुम्हें पूरी डिग्री देगी, यानी रिजल्ट अलग होता है, अलग से साइड से डिग्री अलग होती है, तो वो डिग्री देगी और तुम बैचलर बन गए हो। और ये एग्जिट और एंटर का प्लान जो है वो तुम कितने साल बाद भी, कितने दिन के बाद भी, कभी भी तुम एंटर मतलब अंदर बाहर हो सकते हो। 2 साल तुमने पढ़ाई की, 2 साल के बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाए, कमाई की पैसा आ गया, वापस डिग्री ले लो जाके। ऐसा नहीं है तुम्हें दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, नहीं, ये तुम्हारे दोबारा सेकंड ईयर में वो वहीं से पढ़ाई शुरू करोगे जहां से तुमने छोड़ी थी। पता चल रहा है क्या फायदा है इसका। अब ये सब चीजें हैं। अब इसमें जैसे बीबोक में एक वो हो गया कि भाई जैसे ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि भाई जैसे कोई हेल्थ केयर वाला कोर्स हो गया या कुछ इसमें, ये तो बाकी सभी कर लेते हैं। हेल्थ केयर में दिक्कत है, हेल्थ केयर से जैसे नाम आता है तो लोग सोचते हैं सिर्फ बायो वाले करेंगे, ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर से संबंधित कौन कौन से कोर्स और आ जाते हैं जो कि तुम लोग इससे कर सकते हो। जैसे अभी तुमने ज़्यादातर ना ट्रेंडिंग में सुना होगा, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई सोचा होगा, इससे संबंधित जो कोर्स करते हैं वो बीएससी कर रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या एएनएम, नाम सुने ये, बीएससी नर्सिंग के यार अगर जो कुछ ना कर रहे तो ये कर लो। अब इनकी फीस सुनो, इनकी फीस होती है नॉर्मल स्कूल की बात करें 80,000 या 90,000 रुपये पर ईयर फीस जा रही है। 4 साल का कोर्स है, 8 चौक 32 3 20, थोड़ा बहुत और खर्चे एग्जाम फीस मिलाकर 4 लाख के आसपास ये चला जाता है। ऐसे ही ये इसमें जीएनएम भी 70-75 हज़ार के आसपास पर ईयर होता है, या 80-80 में, कहीं कहीं तो 90 में भी हो रहा है। तो 3 साल का 3.5 साल का जीएनएम होता है, तो ये भी तुम्हारा लगभग 3-3.5 लाख के आसपास जाएगा। एएनएम तुम्हारा 1.5 साल 2 साल का होता है, 1.5 साल का, ये भी तुम्हारा 70-75 के आसपास होती है, 2-2.25 लाख रुपए के आसपास इसमें भी लग जाते हैं। अब ये दो बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बी लग गया इसके आगे तो ये बैचलर डिग्री है, जिसके आगे बी लगा होगा ना तो वो बैचलर डिग्री है, और उसकी मास्टर डिग्री भी जरूर होगी दुनिया में कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा है ना तो उसका कहीं कहीं मास्टर डिप्लोमा होता है, वरना नहीं होता है। जीएनएम है, कोई डिग्री समझे डिग्री नहीं होती है, डिप्लोमा होता है जीएनएम, ठीक है जी, जनरल नर्सिंग मिडवेयर। और एएनएम एक्सॉस्टरी होता है, ये भी डिप्लोमा होता है 1.5 साल का। अब एएनएम या जीएनएम या नर्सिंग, ये तुम्हारे पास देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार बड़ी भारी जॉब हो गई, ठीक हो गया, नहीं। अब तुम जैसे बीएससी करना चाहो तो अब बी वोक नर्सिंग होगा, बी वोक नर्सिंग। अब बी वोक, सुनो इधर, बी वोक नर्सिंग तो हो गई, बी वोक ओटी होगी, बीएससी ओटी ऑपरेशन थिएटर, बी वोक इसमें हेल्थ केयर में चल रहे, बी वोक एमएलटी होगा या बी वोक कार्ड केयर होगा, बी वोक फिजियोथेरेपी होगा, फिजियोथेरेपी, बी वोक रेडियोलॉजी होगा, और भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बताने की जरूरत नहीं। अब देखो इनकी बात सुनो इधर, ये जो हमारे पास सब बी वोक है ना, ये सब बीएससी ये सब ये भी हो सकते हैं। यानी कि अगर तुम्हें करना हो, जैसे इनमें और इनमें अंतर क्या है कि इसमें मैथ वाले भी कर सकते हैं, आर्ट वाले भी कर सकते हैं, और बायो वाले तो कर ही सकते हैं। ये सारे कोर्स बी वोक वाले, इनसे भी ज्यादा वैल्यू इनकी है बी वोक की। और काम की बात सुनो, इसमें ये जितने भी कोर्स हैं बीएससी नर्सिंग या ये बीएससी नर्सिंग हो गए, या इसमें तुम्हारे पास बीएमएलटी हो गया, या मतलब बीएससी एमएलटी हो गया, या बीएससी
ये बीपीटी हो गया फिजियोथेरेपी, ये तो बीवोक वाला बता रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन जितने बीवोक वाले होते हैं ना, सही से समझो क्या बोल रहा हूं मैं, जो बीवोक वाले होते हैं वो ये भी होते हैं, सही से समझे ना, जो ये होते हैं ये भी एक अपनी अलग दुनिया है, लेकिन ये नई वाली दुनिया है। अब इनकी उनकी खासियत क्या, बीएससी नर्सिंग 4 साल का है, लेकिन बीवोक नर्सिंग 3 साल का है, वैल्यू बराबर हो गई और ज्यादा ही हो गई। बीवोक ओटी 3 साल का उसमें, 3 साल का उसमें, दोनों में है। बीवोक एमएलटी 3 साल का उसमें, 3 साल का उसमें, दोनों में सेम है। बीवोक काट के 3 उसमें है। अब बीवोक फिजियोथेरेपी 4.5 साल का उसमें, 3 साल का इसमें। बीवोक रेडियोलॉजी 3 साल का उसमें, 3 साल का उसमें। देखो उधर ये 4 साल का है, मतलब इसमें तो 3 साल का है, वहां बीपीटी तुम करोगे बीवोक ये 4 साल का है। अब कोई ये फिजियो कौन होते हैं भाई, तो कभी कभी तुमने देखना फिजियो की क्या है, एक एमबीबीएस से ज्यादा पैसा फिजियो कैसे कमा लेता है, कैसे कमाता है। कभी कभी सुनो उधर मैच हो रहा है टेनिस का, फुटबॉल का या किसी भी चीज का, उसका क्रिकेट का मैच हो रहा है, अचानक के खिलाड़ी के कहीं बॉल लगी या टांग में दर्द हुआ, देखा ऐसा होता है, कभी चोट लग गई, गेंद लग गई, तो एक आदमी ग्राउंड में बैग लेकर भागा चला आता है, देखा है। वो जो भाग का रहा है ना, वो देखने में तुम्हें ऐसे आम आदमी लग रहा है, वो बीपीटी किया वो होता है, बीवो क्या होता है, वो फिजियो होता है, वो दर्द वाला डॉक्टर होता है। वो हाथ के हाथ क्या करेगा, उसे कितनी जल्दी काम करना होता है, वो हर डिपार्टमेंट में होता है, फिजियो हर डिपार्टमेंट में कंपलसरी है गवर्नमेंट में, ठीक है जी। अब वो कहाँ होता है, वो सेना में भी होता है, वो आर्मी में होता है, वो एयरफोर्स में होता है, वो नेवी में होता है, वो खिलाड़ियों में तो हर किसी में होगा, हर किसी डिपार्टमेंट में फिजियो होता है। और स्कूल वाले जितने होते हैं, स्कूल की जब मान्यता लेने जाओगे ना, तो भाई साहब वहाँ लिखित रूप में तुम्हें देना पड़ता है कि हमारा फिजियो एक है, भले से चाहे ना हो, लेकिन उसके लेटर हेड पे हायर करके तुम्हें एक अलायंस करके और एग्रीमेंट दिखाना होता है कि हमने एक फिजियोथेरेपी बच्चों के लिए हायर करके रख रखा है, कि अगर बच्चों के कभी घुटने में, टांग में, गर्दन में कहीं दर्द होगा तो फटाक से वो फिजियो आएगा। ये हर किसी डिपार्टमेंट में कंपलसरी है फिजियो होना। अब वहां करोगे 4.5 साल, यहाँ फिजियो करोगे 3 साल। अब इसकी भी और खासियत है, 1 साल का करो, इसमें क्या है कि अगर तुमने 3 साल किया, तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए, तो बीवोक तुम्हारा बेकार हो गया सारा, ये बीपीटी बेकार हो गया, क्योंकि तुम अब दोबारा नहीं कर सकते उसे। यहाँ अगर तुमने 1 साल का किया तो डिप्लोमा मिल रहा है, 2 साल का किया तो डिग्री, ये तुम्हें डिप्लोमा एडवांस मिल रहा है, 3 साल का किया तो इसकी डिग्री मिल रही है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे करने से फायदा हुआ कि तुम एक तो बैचलर हो ही हो, साथ में तुम वो सारे एग्जाम दे सकते हो जो ये सब दे सकते हैं। तुम आईएएस भी बन सकते हो, तुम पीसीएस भी बन सकते हो, तुम सीजीए, सीजीएल, एसएससी, रेलवे, जितने भी तुम्हारे फॉर्म निकले वो सारे भर सकते हो, साथ में तुम फिजियो भी हो। कि अब अगर जो तुम्हारी जॉब सरकारी लगती है ना, भाड़ में जाए, वरना तो ये तो है। अब फिजियो की एक नॉर्मली गूगल पे भी आज जाकर सर्च कर लेना है कहीं भी कि फिजियो कितने कमा लेता है। अरे एक इसकी बात कर लें, हम नर्सिंग की बात कर लें, इस नर्सिंग से अच्छा ना, हाँ अब इनकी नॉर्मल फीस की बात करो, इनकी फीस की बात, इनके सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर चलते हैं, 15,000 रुपये पर सेमेस्टर होता है, 30,000 रुपये पर साल, 3 साल का है, कितने में हो गया ये, 90,000 रुपये में। 1 लाख मानो एग्जाम फीस लगा गए, 1 लाख 5,000 के आसपास, 1 लाख में ये पूरा कोर्स निपट गया। ये कितने में हो रहा है, 4 लाख में। अनजान आदमी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, लेंगे बैचलर डिग्री, जो एक्सपर्ट आदमी होंगे, होशियार आदमी होंगे, लेंगे बैचलर डिग्री लेकिन कम पैसा खर्च करेंगे। ये आ गया ओटी देख 3 साल का है, खर्चा वही है 1 लाख के आसपास, वहां करोगे वही 3 लाख के आसपास। अब देखो इधर बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब तुम्हारी कहाँ लग रही है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जहां ये अप्लाई कर सकता है वहां ये भी अप्लाई कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ओटी अगर जो कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग, तो हमेशा सर्जन के साथ रहोगे, ये सिर्फ वार्ड बॉय रहते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप एक नॉर्मल नर्स हो या नर्सिंग वाले काम करोगे, मतलब डॉक्टर के जरूरी नहीं साथ रहो, तुम जनरल वार्ड में रह सकते हो, तुम खाली जगह बैठ सकते हो, वार्ड बॉय रह सकते हो, रिसेप्शन पे बैठ सकते हो, कहीं बैठ सकते हो। बीएससी ओटी करने के बाद, ऑपरेशन थिएटर करने के बाद हमेशा तुम्हारी ड्यूटी तब लगेगी जब सर्जन कहीं ऑपरेशन करने जा रहा होगा, सर्जन के साथ रहना। और जॉब के चांस क्या होते हैं, बीएससी नर्सिंग के अगर जो तुम करने के बाद में तुम्हारी नॉर्मल जॉब 6-7-8 हज़ार से नॉर्मली हॉस्पिटल में स्टार्ट होती है। इसमें करने के बाद बीएससी ओटी करने के बाद में तुम्हारी जॉब ही 15-20 हज़ार, और अगर तुम एनसीआर वगैरह में, दिल्ली वगैरह में कहीं चले जाओ या बेंगलोर वगैरह इधर कहीं चले जाओ, 45,000-60,000 रुपये तक इनकी सैलरी होती है। एक प्राइमरी टीचर की सैलरी या किसी एलटी टीचर की इतनी सैलरी नहीं होती जितनी इनकी हो जाती है। और कभी कभी तो इतना होता है कि जब मैक्सिमम तुमसे ज़्यादा काम आ जाता है, 5-6 साल तुम्हारे एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो कंप्लीट ऑपरेशन करना सीख जाते हैं, तो सैलरी लगभग लाखों में चलती है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब एमएलटी कौन होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जब तुम कभी भी ब्लड जांच करवाने जाते हो, बलगम की जांच करवाने जाते हो, कोई सी भी जांच करवाने जाते हो, तो ये एमएलटी करते हैं, यही करते हैं वो जांच। अब एमएलटी में भी इनका डॉक्टर से अलायंस होता है। डॉक्टर का अलायंस का मतलब क्या है कि सिर्फ तुम्हें टीएलसी की जांच करवानी थी, मतलब सिर्फ अपने ब्लड इन्फेक्शन की जांच करवानी थी, लेकिन जाहिर सी बात है डॉक्टर का भी कौन उसमें बना हुआ कुछ परसेंटेज, तो वो तुम्हें 10 जांचें एक्स्ट्रा लिख के देगा।
TLC के साथ DLC भी करो, यूरिन की भी करो, इसकी भी करो, उसकी भी करो, 50% तो भाई साहब नॉर्मल आती हैं। हमारे इंडिया में एक और खुशी होती है, खुशी नहीं दुख, कि अगर जांचें नॉर्मल आ गई ना तो कहते हैं डॉक्टर ने पैसा बर्बाद करवा दिया। मतलब उन्हें खुशी तब होती जब वो सही आती कि यार तुझे बीमारी है, ठीक है ना जी। आज ज़्यादातर ऐसी होता है कि यार ये जांचें फालतू में करवा दी, जबकि वो जांचें वाचा सिर्फ पैसे के पर्पज से करवाई जाती हैं, क्योंकि भाई वो भी पैसा लगा गए हैं तो वो भी तुमसे ही कमाएंगे, तो वो जांचें करवानी जरूरी होती है कंपल्सरी। तुम किसी भी बुखार की एक जांच करवाने जाओ, कोई भी तबीयत खराब हो, 6-7 जांचें साथ में जरूरी हैं, लेकिन वो होनी होती है। रेडियोलॉजी कौन होते हैं, ये रेडियोलॉजी की बात करें। रेडियोलॉजी कभी तुम अल्ट्रासाउंड करवाना जाओ, एक्सरे करवाना जाओ, CT स्कैन करवाना जाओ, MRI करवाने जाते हैं जब, तो ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इनकी सैलरी भी अपनी बहुत 30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास चलती है कहीं भी, जब ये रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो BPT, OT या MLT 3 बेस्ट इस टाइम चल रहे हैं, ये हो गए तुम्हारे, हाँ जो इस टाइम है। अब इनमें खासियत ये है कि इनमें कोई भी कर सकता है। देखो इधर इतने ज़्यादा आज यहाँ क्लास लगाने का या इसे कराने का कारण यही होता है क्योंकि जस्ट 2 महीने बाद तुम लोग वही काम करोगे जो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सारे काम किसी को नहीं पता होगा, आज जाकर पूछ लेना कि ऐसा भी कुछ दुनिया में है नहीं है। अब जाकर तुम यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करना, इन सब के नाम नोट करो और सबको जाकर करो, ये BOT, BVOC OT या ये या BVOC होटल मैनेजमेंट, BVOC HR, BVOC फैशन डिजाइन, BVOC ये BVOC वो, ये क्या होते हैं। अगर कोई किसी को हेल्थ केयर सेक्टर में जाने से डर लग रहा है, सुनो इधर, हेल्थ केयर सेक्टर में जाने से डर लग रहा है कि साहब मुझे मरीजों को देखकर डर लगता है, ये लगता है, तो फैशन डिजाइनिंग है, लाके कोई मुझोड़ अच्छा खासा तो ये करो। तुम्हारे पास वेटनरी है, अगर आदमियों के डॉक्टर नहीं बन सकते तो गोबर के डॉक्टर बनो, ढोरों के डॉक्टर बनो, कुछ तो बनो। ये तो भाई एक, अरे सुनो, एक नॉर्मल आदमी, देखो इधर, यहाँ बुलाने का, यहाँ बताने का कारण ये है कि इंटर के बाद में तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। अरे सुनो इधर, अरे वो सारे टीचर हैं हमारे पास। अब देखो इधर, अरे सुनो इधर, तो इसलिए करने के लिए तो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सही गाइडेंस जो होती है ना वो सही मंजिल तक पहुंचा देती है, ये मतलब होता है। तो जो काम तुम ये करो, इससे सस्ते में ये कोर्सेस होते हैं, सस्ते छोड़ो आधे से भी आधे में होते हैं, समझ गए, आधे से आधे में होते हैं, वैल्यू ज्यादा है। और जितनी ज्यादा वैल्यू इसकी इंडिया में ना, विदेश में उससे दुगनी वैल्यू है। कनाडा वगैरह चले जाओ, किसी दूसरे जापान वगैरह या कहीं कहीं ऐसी चाइना या इंडोनेशिया वगैरह में जब तुम जाओगे ना, तो इन कोर्सों की वैल्यू है, वो स्किल मांगते हैं। तुमसे ये नहीं पूछेंगे तुम MA किए हुए हो क्या, MA किए हुए तो क्या किया हुआ भाई साहब, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा हुनर मांगते कि भाई मैंने इस काम में ये काम किया हुआ है। ये जॉर्डन वगैरह है, रसिया है, या ये तुम्हारे एक वो हो गया कजाकिस्तान वगैरह है, वेटनरी की इतनी मांग रहती है वहाँ, इतनी मांग रहती है वेटनरी की कि वो वहाँ के विदाउट एग्जाम भी वहाँ रख लेते हैं, विदाउट एग्जाम रख लेते हैं यहाँ। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ें होती है। मैं विदेश की बात करूँ, और विदेश का काम सिर्फ यही होता है कि भाई तुम्हारे वहाँ के 1,000 रुपये, यहाँ के 1.5-2 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से बैठते हैं अलग अलग। अमेरिका में भी अगर तुम्हारे 1,000 रुपये भी हैं तो 70-80 हज़ार रुपये बैठ जाते हैं, लेकिन 1,000 नहीं होते। नॉर्मल जब डॉक्टर या असिस्टेंट होते हैं तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये होते हैं, ये बता रहा हूँ। तो अरे सुनो इधर, अब देखो भाई इधर, अब कोर्सों का पता चल गया, फीस मैक्सिमम, सुनो इधर, फीस मैक्सिमम सबकी 15, 16, 17, 18 हज़ार रुपये के मैक्सिमम इतनी होती है। मतलब 1 लाख के आसपास ये समथिंग सब निपट जाते हैं, ज़्यादा बड़ा इसमें खर्चा है। जबकि लोग बेवकूफ़ कहते हैं BPT करने जाते हैं, 4.5 साल का 70-70 हज़ार रुपये फीस दिखाते हैं। एक अपने आसपास का खिंचा में है सबसे, एक स्कूल है BPT का, कभी पता करो, आसपास तो कोई नहीं है BPT वाला, फिर देहरादून में है ये। अरे सुनो इधर, तो अगर तुम ये वाले कोर्स करने जाओगे, कहीं भी जाओ, अरे यार सुन भी लो अब जरा, या अब जैसे ही आ जाता है एक उसमें और कोर्स लिखा था मैंने, एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ रतुपुरे में चले जाओ, BSc एग्रीकल्चर करा रहे हैं, यूपी में हर तीसरा कॉलेज BSc एग्रीकल्चर करा रहे हैं, ठीक है जी। अब BSc एग्रीकल्चर करके जब तुम किसी डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट लगोगे ना, तो BSc करके कोई नहीं रखने का तुम्हें, तुम BVOC करो, BVOC करके एग्रीकल्चर में जाओगे ना, जैसे BVOC डिग्री सामने रखोगे ना, वो फट से समझ जाएगा कि ये सीखा हुआ आदमी है, ये कहीं ना कहीं पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो कहीं भी, जैसे तुम किसान कॉल सेंटर में जा रहे हो या किसी बैंक में जा, जब तुम्हारी जॉब वगैरह लगेगी, या कहीं तुम किसी इंडस्ट्री में, मौसम विभाग में, जैसे होते हैं ना मौसम की भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, मौसम विभाग कहीं भी लगोगे तो BVOC वालों की एंट्री BSc एग्रीकल्चर वालों से पहले होगी, ये याद रखना, पहले होगी। अब अलग अलग उसमें, अब सोचो कि BSc एग्रीकल्चर वाला कोई एग्जाम देगा, तो भाई साहब जो एग्जाम वो देगा वही एग्जाम तुम भी दोगे। फैशन ऐसे ही होगा, जैसा होते हैं, जैसा ये होता है ऐसे ये भी होगा।
इंटर के बाद में बीएससी फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लोगे, पर सेमेस्टर एडमिशन होंगे, मैं बता दूंगा कहाँ होंगे, ये होता है। अरे अभी बता रहा हूँ। अब ये, अरे सुन लो एक मिनट जरा, ये सारे कोर्सेज हैं, सबकी फीस लगभग इतनी है और ये सेमेस्टर में चलते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि ये साल में चलते हैं, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर एग्जाम होते हैं इसके। अब सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर एग्जाम होने में जो काम इनसे करके तुम्हें कोई नौकरी देने तैयार नहीं होगा, तुम एमए कर लो, एमकॉम कर लो, बीए कर लो, एमएससी कर लो, बीएससी एमएससी करने के बाद में तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, फैक्ट्री में 5-6 हज़ार रुपये तुम्हें सिर्फ तुम्हारी शकल देख के रखेंगे, डिग्री देख के नहीं रखेंगे। तुमसे ये पूछेंगे कि हट्टा खट्टा आदमी वजन उठा लेगा नहीं उठा लेगा, चल तू यहाँ लग जा, इस बेस पर नहीं रखेंगे। तूने एमएससी की है, 5 साल तुमने साइंस पढ़ी है, उस बेस पर नहीं रखेंगे। हाँ बी वो क्या, अब एक और बात है याद रखना, मैं ये फिर वही बात बता रहा हूँ, जितने इसके बीबी है ना वो सारे सबके सब एमएमबी हैं, वो सब 2 साल के हैं। अब इसमें भी एक खासियत सुन लो, अगर सोचो तुमने सोचो बीपीटी किया है, ऐसे मान के चलो बीपीटी किया है, या एमएलटी समझ लो, एमएलटी किया है, एमएलटी तुमने बीएससी एमएलटी कर ली, बीएससी एमएलटी करने के बाद में तुम 1 साल का, अब तुम एमबुक करना स्टार्ट कर दिया तुमने, 1 साल तुम्हारा हुआ, 1 साल होने के बाद में तुम यहाँ से एग्जिट होना चाह रहे हो, तो 1 साल बाद जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें पीजी डिप्लोमा मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। 1 साल बाद भी पढ़ाई छोड़ सकते हो, 2 साल बाद छोड़ना चाहोगे तो मास्टर डिग्री मिलेगी फिर, और अगर जो 10 साल बाद भी आगे शुरू करोगे ना तो वो तुम्हें पढ़ाई वहां से शुरू होगी जहां से तुमने खत्म की थी। तो पीजी डिप्लोमा भी ले सकते हो या पीजी डिग्री भी ले सकते हो इन सारे कोर्सों में, ठीक है जी। अब ये जितने भी वीवो कोर्सेज चल रहे हैं, वीवो कोर्सेज इन्हें रिप्लेस करने के लिए हैं, रिप्लेस करने के लिए आने वाले टाइम में जैसे जैसे धीरे धीरे लोग 4 साल 5 साल 10 साल बाद जागरूक होते रहेंगे ना, इसे धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे और इधर की ओर आते रहेंगे। क्यों भाई सुनो इधर, ये बीए बीकॉम ये आदमी सिर्फ इसलिए करता है दिखावे के लिए कि साहब इंटर के बाद भी कोई पढ़ाई होती है, इसलिए नहीं करना है कि बीए के बाद कोई नौकरी लगती है, कोई नौकरी नहीं लगती। या बीए बीएससी बीकॉम इसलिए करता है ताकि ग्रेजुएशन वाला कोई फॉर्म भर सके, जैसे सीजीएल का आईएएस का कोई ऐसा, तो सिर्फ ये फॉर्म इसलिए भरे, ये पढ़ाई इसलिए करते हैं। लेकिन पता चलेगा यार पढ़ाई ऐसी हो कि फॉर्म तो हम भर ही रहे हैं, लेकिन पता चला कि उस डिग्री के बेस पर हमारी नौकरी भी लग रही है, तो वो भी वोक है, वो भी वोक है कि भाई अगर जो तुमने एमबीए में जाना था, एमबीए या बीबीए तुम कर रहे थे, बीबीए की तुम पढ़ाई करने चले आओ, 1 लाख रुपए पर ईयर फीस है, 4 लाख में जाकर तुम्हारा बीबीए बैठता है, यहाँ तुम्हारा 1 लाख में वो बैठ जाएगा, जो 4 लाख की चीज़ है वो 1 लाख में बैठ जाएगी। होटल मैनेजमेंट, एचआर के जहाँ जहाँ स्कूल है, रुड़की में है, हरिद्वार में है या कहीं है, एचआर के स्कूल का पता कर लो तुम, होटल मैनेजमेंट का या इसका एचएम का, इतनी फीस है। अरे सुनो इधर, इतनी फीस है। अब अगर तुम इसकी बैचलर डिग्री कर लो 15-20 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर से हो जा रही है, मतलब 1 लाख से नीचे नीचे में तुम्हारा काम सारा खत्म। लेकिन अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि सरकार नौकरी दे रही, ठीक है अप्लाई करते रहो, क्योंकि जो काम वो कर सकते हो वो तुम भी कर सकते हो। कंपटीशन होता है, कंपटीशन में तो क्या कंपटीशन की तैयारी है वो करते रहो। कहने का तरीका यह है कि हमेशा बी प्लान रेडी रखो, ए प्लान काम कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो 10-10 साल 20-20 साल नौकरी में उम्र कर खत्म करने की कोई जरूरत नहीं होती। 27 साल मैक्सिमम है, अब हो सकता है 30 साल आ रही है तुम्हारी, मतलब 40 साल मैक्सिमम कर सकते थे तो उत्तराखंड में अप्लाई, अब 30 साल हो जाएगी। ये अब नया प्रावधान आ गया है कि 30 साल तक अप्लाई करोगे। जनरल ओबीसी वाले 27 से 26 साल तक या 25 साल तक करेंगे अप्लाई। तो भाई साहब अपनी तैयारी उस हिसाब से करना। पता चला कि तैयारी करते करते उम्र निकल गई और कोई काम बचा नहीं हमारे पास, अब फॉर्म भी नहीं भर सकते, ये सब चीज़ें। तो एक्सपर्ट तरीका बनाओ, अपग्रेड सिस्टम में चलो। और सुनो इधर, अपग्रेड सिस्टम में चलो और वो जो सब काम लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के चलोगे। वो काम तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन जो हम कर सकते हो वो करके दिखाओ। इस बेस पे बीएससी करके तुम्हें कोई हॉस्पिटल में नहीं रखेगा, लेकिन बीएससी ओटी, बीएससी नर्सिंग या बीपीटी कर लो, उतने ही खर्चे में हो रहा है, लेकिन तुम्हारी जॉब भी अच्छी लगेगी। और इन सब के आगे तुम डॉक्टर शब्द ऑटोमेटिक लगा सकते हो। डॉक्टर लगाने की अथॉरिटी हर किसी को नहीं होती है, लेकिन बीपीटी वाला कर सकते हैं। बीपीटी को अथॉरिटी है कि वो डॉक्टर लगाएगा। और जहां जहां फिजियो की जॉब निकलेगी, सुनो इधर, इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत वो इनकम होती है ना। हमेशा तुम ना, तुमने एक टीम देखी है, अबे बी टीम भी होती है हर किसी की उसमें, और दूसरे भी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, छोटे छोटे अलग अलग टीम होती है। जब उनके फिजियो बन जाते हो ना, उनके फिजियो बन जाते हो तो एक अलग ही सैलरी मिलती है जो किसी गवर्नमेंट वाले को भी नहीं मिलती थी, हर किसी। और अपना, अब सुनो इधर, अपना एक हेल्थ केयर सेंटर खोल लिया। रे सुनो इधर, अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं लगी, रे सुन भी लो इधर को, इनसे एक फायदा और है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। अगर इन सेक्टर में भी जॉब नहीं लगी तो अपना काम भी शुरू कर सकते हो इन्हीं डिग्री के बेस पर। तुम हेल्थ केयर सेंटर खोल लो या अपनी पैथोलॉजी लैब खोल लो, अपनी खोल सकते हो खुद, जैसे लैब खुली होती हैं अपने। तुमने सोचो फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लिया, अब फिजियो डॉक्टर हैं, फिजियो हैं, कभी तुम ठाकुरवाड़ी चले जाओ या काशीपुर चले जाओ, जहाँ था फिजियो बैठे हो अपने आगे फिजियो लिखते हैं डॉक्टर ये करके ऐसे, और अपना हेल्थ केयर सेंटर है।
दर्द वर्द की दवाई देते हैं, और मेडिकल के साथ साथ वो पूरे सर्जन, एक तरीके से डॉक्टर ही बन जाते हैं, फिजिशियन। लेकिन नॉर्मली उनका काम दर्द का काम होता है। आने वाले टाइम में जितना लोग मोबाइल और कंप्यूटर चला रहे हैं ना, हर तीसरे आदमी की गर्दन में, कमर में और घुटनों में हर किसी का दर्द होने वाला है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पहले 70, 80 साल तक किसी की टांगों में दर्द नहीं होता था, अब 40 साल के बाद टांगों में दर्द होने लगता है। गर्दन, मोबाइल इतना झुक कर चलाते हैं, हर किसी की गर्दन में दर्द होता है। आने वाले टाइम में डॉक्टर फिजिशियन इतना सक्सेस नहीं होंगे जितना बीपीटी सक्सेस होने वाले हैं। समझ गए जी? अब बात आती है, हाँ अब सुन लो इधर, ये सारे कोर्सेज हैं। अरे यार सुन लो इधर, ये सारे कोर्सेज, ये बी वोक वाले कोर्सेज हैं, ये बीपीटी वाले हैं। अरे अब सुन भी लो इसमें यार काम की बात। अब बात आती है इनका एडमिशन या इनका स्कूल कहाँ है अभी, ठीक है जी? तो अब देखो इधर, लगभग 121 यूनिवर्सिटी ने कोर्स जारी कर दिए हैं, धीरे धीरे बढ़ा रही है रोज के रोज। अब दरअसल हर किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग, मतलब हर कोई यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी का अलग अलग कोर्स चला रही है। अपनी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ये 2 कोर्स चला रही है, फैशन डिजाइनिंग और लॉ। गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उसने, अरे सुनो इधर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने ये चला रखा है एक मास कम्युनिकेशन वाला, बी वोक मास कम्युनिकेशन चला रखा है। मतलब कोई से भी सारी यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा लेंथ एरिया नहीं होता है कि वो सारी चीजों को हायर कर सकें। कोई यूनिवर्सिटी 2, 3, 4 कोर्स चला सकती है, वरना बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक ही कोर्स चला रही है। अब उत्तराखंड में 2 यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, दोनों ये वाले कोर्स कोई नहीं चला रही है, 2 ये चला रही है। एक साथ में हॉस्पिटल और मास कम्युनिकेशन वाला, मीडिया वाला कोर्स चला रही है जो गढ़वाल वाले। आ जाओ उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी कोई है नहीं। अरे सुन लो भाई, आ जाओ उत्तर प्रदेश में, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है या और काफ़ी यूनिवर्सिटी है तुम्हारे पास, सुभारती वगैरह है, ये है। इन्होंने सबने अलग अलग कोर्सेज पढ़ा है। सुभारती करके है, ये तो सब नहीं चला रखा है, ला भी चला रखा है, और जी बी वोक मैनेजमेंट ये भी चला रखा है। यूपी में मैक्सिमम तुम्हें ये मिल जाएंगे। अब ज़्यादातर एडवांस लोग रहते हैं दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के, ज़्यादातर, या गुजरात के। गुजरात में चल रहा है ये हेल्थ केयर, राजस्थान में हेल्थ केयर भी और ये भी, और एग्रीकल्चर भी, ये 3 कोर्स चल रहे हैं। हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में। बाकी और भी नीचे नीचे की साइड में सब अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। ये राज्य अलग अलग कोर्स चला रहे हैं, ठीक है जी? अब कोई कहे, अब सुनो तो, अब कोई कहे कि यार हम में से गुजरात, दिल्ली कौन जाएगा ये कोर्स करने के लिए? तो ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाते हैं, एफिलिएट इंस्टीट्यूट, कि भाई वहीं बच्चों के एडमिशन होते हैं, वहीं एग्जाम होते हैं, वहीं डिग्री। एक तरीके से पूरा डिग्री कॉलेज ही होता है वो। लेकिन वो कोई सुनो इधर, डिग्री कॉलेज में और एक इंस्टीट्यूट में फर्क ये होता है कि इंस्टीट्यूट कोई एक कोर्स रन कर सकता है एक टाइम पर। डिग्री कॉलेज जो होता है वो बहुत सारे कोर्स रन कर सकता है, जैसे BA, BSc, BCom, ये वो वेटरन, कई सारे कर सकते हैं, वो डिग्री कॉलेज होता है। लेकिन डिग्री कॉलेज में और एक इंस्टीट्यूट में अंतर ये होता है कि इंस्टीट्यूट को कोई एक कोर्स की मान्यता मिलती है, वो कोई सा भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना सारे मानक पूरे करने के लिए क्राइटेरिया नहीं होता है। स्पेस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और अपनी लैब चाहिए, रूम चाहिए, सारा एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर सब चाहिए होता है, ये होता है। तो अरे सुनो इधर, अब क्या है, क्योंकि अब जो हमारी इस टाइम मान्यता के लगभग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो हेल्थ केयर वाली मान्यता हो गई हमारी दिल्ली वाली, ठीक है जी? यानी कि ये कोर्स तुम्हारे इंटर के बाद जब तुम लोग पास आउट हो जाओगे तो ये कोर्स तो तुम्हें मिल जाएंगे यहीं, इसी जगह पर, यहीं एग्जाम होगा, यहीं पढ़ाई होगी, यहीं डिग्री होगी, सब कुछ होगा, हाँ यहीं पर हो जाएंगे ये सारे कोर्सेज। जब तक हो सकता है, सुनो इधर, जब तक हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि फाइल तो चल रही है, एग्रीकल्चर ना फैशन वाला नहीं ले रहे हैं, नहीं एग्रीकल्चर ही है शायद। अरे सुनो इधर, एग्रीकल्चर की फाइल ऑन द वे है, इसकी मान्यता हमारी लगभग ऑलमोस्ट तब तक हो जाएगी। अरे सुनो इधर, तो ये कोर्सेज है, वो तब की बात है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये रहेगा इंटर के बाद में कि तुम इनमें से कुछ भी करो, लेकिन कम से कम ऐसा करो कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये तो करें। बाकी तैयारी तुम अपनी, सुनो इधर, बाकी तैयारी तुम अपनी जेई की करो, नीट की भी करो, कंपटीशन की तैयारी भी करो, CGL की करो, SSC करो, सारी तैयारी करो। लेकिन ये सोचो, अरे सुनो इधर, ये सोचो कि अगर जो 200 जॉब निकल रही हैं तो 2 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, सबके सब नहीं लगेंगे, तो अपना B प्लान हमेशा रेडी रखो, ठीक है जी? तो उस हिसाब से तैयारी करो इंटर के बाद में, सोचना। अरे सुनो इधर,
आज जाकर इन सारे कोर्सों की जाकर सर्च करो, यूट्यूब पर देखो, गूगल पर देखो कि ये कोर्सेज हैं, कैसी वैल्यू है, कैसे कैसे खोले, सब है। नोट कर लो, किसी को नाम नोट करने हो तो। हाँ जी, बायोलॉजी ने किसमें सब कर सकते हैं।